हाँ, हेलो हेलो हेलो, माइक चेक। क्या सभी का ऑडियो वीडियो क्लियर है? वेरी 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 गुड आफ्टरनून सभी को, वेरी गुड आफ्टरनून सभी को। कैसे है सभी, क्या हाल चाल सभी के? हेलो 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 हेलो, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। बढ़िया, मस्त, मजे में। चलिए तो करते एक और धमाकेदार क्लास की शुरुआत। आज है हमारा नाभिक का लेक्चर नंबर 1, नाभिक का लेक्चर नंबर 1। तो आज की क्लास में हमें क्या करना है, आज की क्लास में हमें क्या पढ़ना होगा, और वह सबको जब देखते हैं। तो नाभिक जो है यह हमारा आखिरी चैप्टर है, फिजिक्स का आखिरी चैप्टर नहीं है, यह हमारा जो मॉडर्न फिजिक्स हम पढ़ रहे थे उसका आखिरी चैप्टर है। तो यह चैप्टर भी वैसे आज के दिन ही हम खत्म कर देंगे, आज ही शुरू करके आज ही खत्म कर देंगे। आज हमारी 2 क्लासेस रखी है मैंने, तो चांसेस है कि 80-90% चैप्टर तो आज पहली क्लास में खत्म हो जाएगा। उसके बाद उसके जो क्वेश्चन प्रैक्टिस रहेंगे वो मैं आपको अगली क्लास में करवा दूंगा, ठीक है। चलो तो हम करते हैं क्लास की शुरुआत, हम बढ़िया मस्त मजे में। आज क्लास, हाँ आज 2 क्लास होगी। मैंने कल ही बताया था बेटा, पिछले दिनों में बताया था कि आपकी 2 क्लासेस होने वाली है, क्योंकि ये क्लास 12th खत्म करना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे बच्चों के प्री बोर्ड्स वगैरह भी शुरू हो रहे हैं अब से। तो मैं चाह रहा हूं कि मैक्सिमम पोर्शन जो है वह कंप्लीट हो जाए, है ना, मैक्स टू मैक्स पोर्शन कंप्लीट हो जाए। मतलब देखा जाए तो कुछ ही चैप्टर बचे हुए हमारे, तो कोशिश है हमारी कि आप लोगों के प्री बोर्ड जिनका क्लास 12th है तो उनके प्री बोर्ड के पहले पहले सब कुछ खत्म हो जाए, ठीक है। चल तो हम करते हैं क्लास की शुरुआत। नाभिक आज लेक्चर नंबर 1, आज की क्लास में ही हमें ये चैप्टर 90% हम खत्म कर देंगे, क्योंकि ये चैप्टर में वैसे 2 पोर्शन बेसिकली, मतलब पहले 2 बड़े पोर्शन हुआ करते थे। सबसे पहले हमें जानना होगा नाभिक क्या होता है और नाभिक में कौन कौन से बल लगते हैं वगैरह सारी बातें, और फिर हम समझेंगे कि नाभिक की रचना कैसे होती है। रचना मतलब हम इसमें ये देखेंगे कि जो आइंस्टीन ने मास डिफेक्ट या द्रव्यमान क्षय के बारे में बताया था वो क्या होता है, और इसके अलावा आइंस्टीन का जो इक्वेशन था E = mc² वो पैदा कहां से हुई थी, वो यहां से आई थी। इसके अलावा इसका जो तीसरा पोर्शन होता है उसे हम बोलते हैं रेडियो सक्रियता या रेडियो एक्टिविटी। रेडियो सक्रियता या रेडियो एक्टिविटी। अब रेडियो सक्रियता या रेडियो एक्टिविटी में क्या चक्कर है ना। रेडियो सक्रियता और रेडियो एक्टिविटी का यह चक्कर है कि इसमें एक्चुअल में एनटीए वालों ने यह बोला है कि रेडियो सक्रियता अब हमारे पोर्शन में नहीं है, लेकिन आप एनसीईआरटी खोल के देखेंगे तो उसमें कुछ कुछ अल्फा बीटा डीके के बारे में लिखा हुआ है थोड़ा बहुत, पहली बात। दूसरी बात, उन लोगों ने उसमें जो नाभिकीय अभिक्रियाएं होती है वो भी समझाई है। तो वो सब समझना मतलब कि एक तरीके से रेडियो सक्रियता आपको पूछा ही जाएगा। अच्छा, लेकिन रेडियो सक्रियता में पिछले साल तक एक और टॉपिक होता था, एक तो होता था अल्फा बीटा गामा डीके जो मैं आपको समझाऊंगा, और दूसरी बात ये होती थी इसमें, दूसरी बात ये होती थी रेडियो सक्रियता में कि आपको एक इक्वेशन पढ़ाई जाती थी, ठीक है। जो होता था कि ये जो रेडियो एक्टिविटी लॉ होता है या डीके का नियम होता है या क्षय का जो नियम होता है वो पढ़ाया जाता था। अब वो वाला नियम हम नहीं पढ़ेंगे ना, मतलब वो वाला जो रेडियो एक्टिविटी लॉ होता था उस पे बेस्ड 99% चांसेस होते थे कि हर दूसरे साल एक क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, है ना। तो वो वाले न्यूमेरिकल अब हम नहीं करेंगे, तो वो एक ऑलमोस्ट एक क्लास वो समझना और उसके न्यूमेरिकल्स का ऑलमोस्ट एक क्लास लग जाता था। तो नाभिक में 3 क्लासेस लगती थी, लेकिन अब हमें नाभिक में 2 ही क्लास लगी, 2 भी नहीं 1.5 ही लगेगी। तो मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, अभी पहले मैं आपको बेसिक समझा देता हूं इसका, फिर रेडियो सक्रियता अगली क्लास में समझा दूंगा, मतलब जो हमारी 4 बजे वाली क्लास होगी उसमें समझा दूंगा, उस पर बेस्ड क्वेश्चन करवाऊंगा, और उसमें भी टाइम बचेगा हमारे पास। तो मैं कोशिश करूंगा कि हमारे पूरे मॉडर्न फिजिक्स के जितने और भी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स वगैरह है वो भी मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा क्लास शुरू करूं उससे पहले एक और बात बता देता हूं। एक और टॉपिक होता है मॉडर्न फिजिक्स में जिसे हम बोलते हैं एक्सरे। क्या बोलते हैं? एक्सरे। तो एक्सरे क्या होता है, एक्सरे से जुड़ी क्या क्या इंपॉर्टेंट सी बातें होती है। एक्सरे नीट के सिलेबस में कभी नहीं था और अभी भी नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि पिछले साल एक्सरे पर एक सवाल आ गया था, है ना। पिछले साल 2023 में एक्सरे पर एक सवाल आ गया था।
तो वो जो सवाल है उसका जो बेसिक कंसेप्ट है, तो उसको समझने के लिए आपको थोड़ा बहुत एक्सरे भी समझना होगा। तो मैं नाभिक पढ़ाने के बाद में जो अगली क्लास बचेगी उसमें थोड़ी देर एक्सरे का बेसिक कंसेप्ट जो है वो भी आपको बता दूंगा, ठीक है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूंगा उसके भी मैं। चलिए तो करते क्लास की शुरुआत। अब हम पढ़ेंगे नाभिक। तो नाभिक क्या होता है? तो सर नाभिक के बारे में हमें बेसिक आइडिया पहले से होता है। ये जो आपको यहां पर एनिमेशन सा या एक चमकदार सा फोटो दिख रहा है, वो फोटो में क्या है? उसमें दिखाया गया है कि यहां पर केंद्र पर नाभिक है। नाभिक में दो प्रकार के गोले दिख रहे हैं हमें, एक लाल रंग का दिख रहा है और एक नीले रंग का दिखाई दे रहा है। तो ये क्या है चक्कर, और इसके आसपास क्या है? तो इसके आसपास जो घूम रहे वो इलेक्ट्रॉन है, और इस नाभिक के अंदर हमारे पास दो प्रकार के कण होते हैं। कौन कौन से कण होते हैं सर? नाभिक के अंदर हमारे पास न्यूट्रॉन होता है, नाभिक के अंदर हमारे पास न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है, ठीक है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर एक नाभिक की रचना करते हैं। अब यहां पर ये जो नाभिक होता है इससे जुड़ी और क्या क्या इंपॉर्टेंट सी बातें हमें पता होनी चाहिए। तो अब हमें सबसे पहली बात तो ये पता होनी चाहिए कि अगर हमारे पास कोई भी एक परमाणु है, तो परमाणु को अगर हम चिन्हित कर रहे हैं, अगर मैंने बोला कि यार मेरे पास कोई एक परमाणु है, तो वो परमाणु को हम कैसे चिन्हित करते हैं? जैसे हम लिखे सोडियम, या हम लिख रहे लिथियम, या हम लिख रहे कार्बन, तो हम लिखते हैं C12 और नीचे लिखते हैं 6। तो इसका मतलब क्या होता है ना, या हम इसे A और Z से भी चिन्हित करते हैं। तो मैंने बोला कि मान के चलो कोई एक परमाणु है या कोई एक नाभिक है जो है X, और इसमें ऊपर लिखेंगे हम A, नीचे लिखेंगे Z। तो ये क्या होता है? A जो होता है वो क्या होता है? क्या होता है? परमाणु का द्रव्यमान। तो द्रव्यमान जो होता है A, तो A में क्या होता है सर? A में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या होती है, वही हमारा द्रव्यमान कहलाता है। और इसी प्रकार से Z जो होता है, Z क्या होगा? Z जो होगा, Z क्या होता है? Z जो होता है हमारे पास प्रोटॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या, अगर हमारे पास न्यूट्रल नाभिक हो तो, है ना। अगर हमारे पास न्यूट्रल होगा तो उसमें हम बोलेंगे कि यह हमारे पास इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, वरना हम केवल प्रोटॉन की संख्या की बात करेंगे। तो यह हमारा एटॉमिक मास कहलाता है। क्लास 9th की बातें बता रहा हूं, एटॉमिक मास कहलाता है, और यह एटॉमिक नंबर कहलाता है हमारा। तो ये दो बेसिक सी बातें हमें भली भांति रूप से पता है। साथ ही साथ अगर हम यहां पर और भी कुछ चर्चा करें, जैसे अगर हमने बोला कि सर प्रोटॉन की संख्या अगर Z है, तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी? किसी भी नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या क्या है? तो यहां पे न्यूट्रॉन की संख्या हम कैसे दे सकते हैं? तो न्यूट्रॉन की संख्या N, तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी सर? न्यूट्रॉन की संख्या जो हो जाएगा वो लिखेंगे हम A माइनस Z। क्यों? क्योंकि A के अंदर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन है और Z जो है प्रोटॉन, तो न्यूट्रॉन की संख्या A माइनस Z हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये बेसिक सी बात है क्लास 10th की जो आपको पता होनी चाहिए। हमारे सिर पर कुछ लगा है, क्या लग गया हमारे सिर पर? बालों में कुछ व्हाइट व्हाइट सा लगा है, बहुत ही बढ़िया। क्या लग गया ऐसा? चूना तो नहीं लग गया? किसी ने मुझे चूना तो नहीं लगा दिया सुबह सुबह? अब ठीक है, अब तो कहीं नहीं लगा कुछ। चलो, हाँ भाई, तो ये कुछ बेसिक सी बातें हमें पता होना चाहिए। अब अच्छा, क्यूटनेस लगी थी, बहुत ही बढ़िया। देख यहां पर नाभिक के बारे में जो भी मैंने बताया वो एक बार देखो। ये सारे आज फिर से है ना, कुछ प्रिया प्यारी बच्चियां ध्यान से देख ले कि ये सारी बातें यहां पर लिखी हुई है। मैं फटाफट इसकी बेसिक से बातें बताऊंगा, ये सब आप क्लास के बाद में लिख सकते हैं ना, तभी बोलना मत कि सर आपने इतनी जल्दी स्लाइड बता दी, ठीक है। चलिए, तो नाभिक क्या होता है, इसकी बेसिक सी बातें मैंने आपको बता दी। तो नाभिक क्या है? सबसे पहला इंपॉर्टेंट सा पॉइंट, यह प्रत्येक परमाणु का केंद्रीय भाग होता है। इसकी खोज रदरफोर्ड द्वारा अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा की गई थी। नाभिक के आकार की कोटि, ये सारी बातें मैं आपको पहले बता चुका हूं। 10⁻⁻15 मीटर या एक फर्मी होती है, जबकि परमाणु का आकार जो होता है 10⁻10 मीटर या एक एंगस्ट्रॉम होता है ना। हमारे पास जो परमाणु होता है, परमाणु जो होता वह
हमने या मैंने आपको इमेजिन करके भी बताया था ना कि 10 की घात 5 गुना ज्यादा, मतलब ये 10 की घात -15 है, 10 की घात -10 है, अगर आप इसको डिवाइड करो 10 की घात 5 गुना ज्यादा बड़ा है परमाणु नाभिक के आकार से। मतलब कि अगर मान के चलो आप यहां पर खड़े हो, हेलो हेलो माइक चेक, हेलो हेलो माइक चेक, क्लास चल रही है क्या? क्लास चल रही है यार? हमारे यहां से तो सब कुछ सही है। ये इंपॉर्टेंट है क्या? हाँ लिख सकते हो, ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट तो है ही। चल, तो इसको ऐसा इमेजिन कर सकते हो कि ये जो आकार है वो 10 की घात 5 गुना ज्यादा बड़ा है। 10 की घात 5 गुना ज्यादा मतलब क्या हो गया कि अगर मान के चलो एक नाभिक है तो नाभिक के केंद्र से, अब चल रही है क्लास सभी की, चलो, तो नाभिक के अगर मान के चलो मैं यहां पे खड़ा हूं और ये नाभिक है, तो मेरे से कितनी दूर तक परमाणु होगा? तो 10 की घात 5 गुना ज्यादा। मतलब कि अगर मान के चलो मैंने बोला कि मेरे पास नाभिक जो है वो 1 मीटर का हो जाए, नाभिक कितना हो जाए? 1 मीटर का नाभिक हो जाए। 1 मीटर का नाभिक मतलब इतना बड़ा नाभिक, मतलब मैंने उसको मैग्नीफाई करके सोचा, तो मैंने बोला कि ये इतना बड़ा, 1 मीटर मतलब इतना बड़ा मान लो ना, 1 मीटर इतना बड़ा नाभिक है, या अगर आप सोच चाहो तो 1 सेंटीमीटर भी मान लो। तो अगर मैंने 1 मीटर नाभिक माना तो 10 की घात 5 मीटर जो होगा वो परमाणु होगा। 10 की घात 5 मीटर, 10 की घात 5 मीटर समझ रहे हो? 10 की घात 5 मीटर मतलब कितना हो गया? ये हो गया सर 100 किलोमीटर। बाप रे बाप, 100 किलोमीटर। मतलब कि अगर आप यहां खड़े हो और इतना बड़ा नाभिक है, तो नाभिक से 100 किलोमीटर, मतलब मान के चलो कि तुम अपने घर में खड़े हो, घर में यूजुअली ऐसा करो कि ऐसा दोनों हाथ फेर लो, इतने बड़े बड़े दूर तक कर लो और ऐसा पूरा हाथ घुमा लो, तो ये जो पूरा आकार तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये पूरा आकार जो है वो एक नाभिक है। अब यहां से तुम्हारे घर से 100 किलोमीटर दूर तक इलेक्ट्रॉन है। 100 किलोमीटर दूर, मतलब कि 100 किलोमीटर दूर में तो शहर बदल जाते हैं, ठीक है? तो इधर भी 100 किलोमीटर, इधर भी 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर दूर तक हमारे पास परमाणु इलेक्ट्रॉन होंगे। या अगर आप 1 सेंटीमीटर के रूप में इमेजिन करना चाहो, तो अगर मान के चलो मैंने बोला कि 1 सेंटीमीटर, या ज्यादा इमेजिन करने में दिक्कत हो रही थी, उसको मान लो 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर तो ये हो जाएगा 10 की घात 5 सेंटीमीटर। 10 की घात 5 सेंटीमीटर, या सेंटीमीटर को मीटर में ले जाने के लिए मैं 2 जीरो हटा दूंगा और उसके बाद 3 जीरो और हटा दूंगा, उसे किलोमीटर में ले जाने के लिए, तो 1 किलोमीटर के बराबर हो जाएगा। मतलब कि अगर 1 सेंटीमीटर बड़ा नाभिक है, मतलब इतना सा नाभिक है, इतना सा नाभिक है, इतना सा नाभिक है, इतना सा नाभिक है, तो यहां से 1 किलोमीटर दूर तक इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है? हाँ, तो ये एक इंपॉर्टेंट सी बात है जो हमें पता होना चाहिए और इमेजिनेशन में होनी चाहिए। तो ये इसे हम एक फर्मी बोलते हैं 10 की घात -15 को, और 10 की घात -10 को हम एक एंगस्ट्रॉम कहते हैं। अच्छा, अगला इंपॉर्टेंट सा पॉइंट नंबर 4, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन एक साथ न्यूक्लियॉन्स कहलाते हैं। क्या बोलते हैं हम इसे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम साथ में बोलेंगे न्यूक्लियॉन्स। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। हमारे यहां से स्टेट चेंज हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक बच्चा बोल रहा सर मेरे यहां से तो पाकिस्तान पहुंच जाएंगे, ध्यान रखो अपना, है ना? चलो देखो आगे बढ़ते, ये बिल्कुल बेसिक सी बात है जो मैंने आपको बताई, वही यहाँ पे पॉइंट वाइज लिखिए। अगली इंपॉर्टेंट सी बात कि अगर हमारे पास कोई भी एक नाभिक है तो उसे हम कैसे चिन्हित कर सकते हैं? एक्स ए जेड से, जहां पर जेड जो होगा वो परमाणु क्रमांक होगा जो प्रोटॉन की संख्या होगी, और ए जो होगा वो द्रव्यमान संख्या होगा जो न्यूक्लियॉन्स की कुल संख्या को बताएगा, एन प्लस पी, और एन की संख्या क्या हो जाएगी? ए माइनस जेड हो जाएगी। अच्छा, अब अगर हम यहां से एन ए माइनस जेड तक लिख रहे हैं, तो इसके अलावा ये जो ए होता है मतलब द्रव्यमान कितना होता है, तो सर हमें बेसिक सी कुछ बातें पता है, हमें कुछ बेसिक सी बातें पता है। कैसी? कि सर हमें आपने पहले कभी बहुत पहले पढ़ाया भी था और हमने केमिस्ट्री में भी देखा कि NPE मतलब न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान और आवेश क्या क्या होते हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सर हमें केवल द्रव्यमान की ही जरूरत है। द्रव्यमान क्या होता है? हाँ भाई, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है? न्यूट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है? तो सर न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होगा वो हमने कभी पढ़ा था 1.66 इंटू 10 की पावर -27 किलो। ठीक है,
अब हमें पता था कि सर कि यही वाला मान जो है वो लगभग न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के लिए लगभग सेम होता है। तो एक्चुअल में जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है प्रोटॉन की वो 1.6726 होती है और न्यूट्रॉन के लिए 1.6749 होती है। मतलब न्यूट्रॉन जो होता है ना, वो हल्का सा 67 कर देते हैं, हल्का सा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान ज्यादा होता है प्रोटॉन के मुकाबले। वैसे वो सब कुछ 10⁻27 है, बहुत छोटा है, लेकिन एग्जैक्ट अगर देखिए हम तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान थोड़ा सा ज्यादा है प्रोटॉन के मुकाबले। ठीक है, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होगा वो होता है 9.1 × 10⁻31। तो ये भी एक बार लिख देते हैं, 9.1 × 10⁻31। अब देखो क्या हुआ, साइंटिस्ट लोगों ने देखा कि यार अगर हमें बार बार इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन का द्रव्यमान लिखना पड़ रहा है, या प्रोटॉन का द्रव्यमान लिखना पड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लिखना पड़ रहा है, हर एक नाभिक में न्यूट्रॉन प्रोटॉन है तो उनका द्रव्यमान लिखना पड़ रहा है, तो उसमें हो रहा है चक्कर, भयंकर चक्कर। कैसा चक्कर हो रहा है सर उसके अंदर ये चक्कर हो रहा है कि अगर हम बार बार इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू बोलेंगे 1.6 × 10⁻27, और अगर मान के चलो कि मेरे पास जैसे सोडियम है, तो सोडियम के अंदर कितने प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते? सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है, नाभिकीय द्रव्यमान कितना है? कितना होता है? 11, 24, 22, 23। सोच लो और कोई नंबर हो तो। हाँ 23, 23। तो अगर मान के चलो नाभिक अगर मैं लिख रहा हूं, मैंने पूछा तुमसे कि बताओ भैया प्रोटॉन, अभी तुमने कितनी आसानी से बोल दिया कि सर सोडियम का जो एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास है वो 23 है। लेकिन अगर मैं यहां पर ये 23 कैसे आया या 23 क्या है, अगर वो नहीं पता होता तो मुझे लिखना पड़ता कि सर इसके अंदर कुछ प्रोटॉन है, कुछ न्यूट्रॉन है, उनको मल्टीप्लाई करके ऐड करके एक बड़ी सी संख्या याद रखना पड़ती। तो हर एक के लिए एक बड़ी 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 संख्या याद करना पड़ती। उसमें 11 प्रोटॉन है, 12 न्यूट्रॉन है, तो 11 प्रोटॉन, 12 न्यूट्रॉन, उनको मल्टीप्लाई करके द्रव्यमान ऐड करके एक बड़ी सी संख्या याद करना पड़ती मुझे। तो वो हर बार की दिक्कत हो जाती है ना, हर बार की माथापच्ची करना पड़ती, सर इतना बड़ा बड़ा आंसर याद रखना पड़ता हर एक परमाणु के लिए। तो इसके लिए साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, उन्होंने बोला कि देखो हम एक काम करते हैं, हम यहां पर एक नया द्रव्यमान डिफाइन करते हैं, है ना, जिसे हम परमाणुवीय द्रव्यमान मात्रक या एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट या AMU बोलेंगे, AMU बोलेंगे, AMU बोलेंगे। तो एक AMU क्या होगा, तो उन्होंने बोला कि एक काम करो आप C12 लो। अच्छा, अब C12 ही क्यों लिया जाता है, सबसे पहली बात तो ये अभी हम मास डिफेक्ट आगे चलकर पढ़ेंगे। तो हम ये पाया गया कि C12 जो है वो थोड़ा स्टेबल होता है और उसमें मास डिफेक्ट कम से कम होता है ना, मतलब कि उसमें 12 न्यूट्रॉन और 12 प्रोटॉन। अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे कि हमने ये पाया जो आइंस्टीन ने बताया कि यार जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन का अलग अलग द्रव्यमान किया जाए और उनको मिला के एक नाभिक बना दीजिए तो द्रव्यमान कम हो जाता है। क्या बात कर रहे हो सर, मतलब कुछ इस प्रकार की बातें बताई आइंस्टीन ने कि अगर आपके पास एक एक रुपए के 12 सिक्के रखे हुए हैं, अगर आप देखो उन्हें तो 12 इकट्ठे करके जेब में रख लोगे तो वो 11.5 रुपए बन जाएंगे। हैं जादू। हाँ, तो C12 जो है, एक मन C12 ही पढ़ा है। हाँ, केमिस्ट्री के स्टार्टिंग के पूरे महीने भर यही चलता रहता है ना, मतलब मेरे को तो, मैं जब स्टार्टिंग में केमिस्ट्री पढ़ना शुरू करी थी तो मेरे को तो लगा था यही केमिस्ट्री होती है, फिर आगे चलकर पता चला कि अच्छा अभी तो ये ऑर्गेनिक नामक चीज भी बची है, फिर इनऑर्गेनिक नामक बला भी बची है। इनऑर्गेनिक तो मतलब चलो नहीं रहे, तुम्हें नहीं पता था आज की बातें है ना, तुम पता नहीं फिर पढ़ना ही बंद कर दो। तो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सबको बहुत अच्छे से पढ़ना है, उसी से नंबर आते हैं। ठीक है, ये राज की बात थी। चल, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है, तो ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो ना। हाँ है ना, इनऑर्गेनिक तो मतलब मैं सोचता ही रह गया कि यार ये क्या बनाया है किसी ने, कोई लॉजिक नहीं। अब चलो तुम तो फिर भी बायो पढ़ते हो तो तुम्हें थोड़ी बहुत और आदत भी होती है चीजें ध्यान रखने की, याद रखने की। अब मैथ्स वालों को ये याद रखने का इतना लोचा नहीं रहता, उनको बस थोड़ा लॉजिक बता दो, याद रह जाती है चीज उससे। तो अब इनऑर्गेनिक में तो हमारे को एक सर आते थे पढ़ाने,
कोचिंग में, और वो मतलब उनकी शक्ल देख के मेरे को नींद आ जाती थी। हाँ, मतलब थोड़ी सी ऐसे सावले से थे वो, चश्मा लगाते थे, साउथ इंडियन थे, पता नहीं मुंह में कुछ बोल देते थे, बोलते ऐसा होता पता नहीं क्या ही। फिर उसके बाद में मैंने इनऑर्गेनिक से पार करने के लिए एक दिन एनसीईआरटी खोली। मैंने कहा जो सब कुछ लिखा है इसमें वो सब कुछ ऐसा कैसा दिमाग में उतार लेता हूं। रोज सुबह शाम किया, उससे मेरे नंबर आ गए। मतलब जो 12th का बोर्ड था उसमें भी नंबर आ गए, और जेई में भी इनऑर्गेनिक में जो पूछा था वो सब कुछ बन गया मेरे से, भगवान की असीम कृपा से, है ना। बाकी अब तुम्हारे साथ तो ऐसी कंडीशन नहीं है ना, कि जैसा साउथ इंडियन तो है नहीं, तो तुम्हें समझ में तो पूरा आता ही है। चलिए, तो अब एक एएमयू क्या होता है? तो एक एएमयू बोला गया कि C12 जो है, C12 मतलब अब हमारे पास यहां पर द्रव्यमान जो लिया गया वो कार्बन का ही क्यों लिया गया? तो जो कार्बन इसलिए लिया गया कि कार्बन में ना धोखेबाजी कम होती है। मतलब कि कुछ ऐसे होते हैं जिनमें तुमने इकट्ठे करे 15 रुपए, जेब में डाले तो 14 रुपए बन गए, तो 1 रुपए गायब हो गया। लेकिन ना, ये कार्बन में ऐसा होता है कि 12 डालोगे 12 के 12 ही रहते हैं, बहुत कम द्रव्यमान क्षति होती है। तो इसलिए लिया गया कि C12 में हमें पता है कि 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते, इनके बनकर C12 बना। तो C12 का एक परमाणु लिया, बरटे में 12 कर दिया, तो ये जो वैल्यू है वो 1.66 kg आई। और हमें पता है कि ये सारे द्रव्यमान न्यूट्रॉन प्रोटॉन के होते हैं। तो यहां पर हमारे पास न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान निकलकर आ गया 1.00727 1.00866 AMU, है ना। ये वैल्यूज एग्जैक्ट याद रखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन आएगा तो आपको उसमें वैल्यूज दी जाएंगी। साथ ही साथ आप बस इसमें इतना ध्यान रख लो यार कि हमें पता है न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान से ज्यादा होता है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान से ज्यादा होता है। आप इसमें एटलीस्ट इतना याद रखो, ये होता है 1.008 AMU और ये होता है 1.007 AMU। एटलीस्ट इतना आपको याद रखना होगा, ठीक है। चलो, आइंस्टीन के ऊपर आम की जगह पेड़ गिर जाता तो फिजिक्स कितनी हल्की होती। कौन बोल रहा है? ये गधा आदमी, है ना। आइंस्टीन के ऊपर कभी आम नहीं गिरा, आइंस्टीन ने कभी जिंदगी में आम खाया भी नहीं। और आइंस्टीन अगर कुछ नहीं भी करता तो उसकी जगह और कोई कुछ कर देता, है ना। अगर वो ये सब बातें नहीं करता तो आज भी, है ना, तो किसी जंगल में पड़ा होता, चड्डी पहन के, फूल खिला है ना, जंगल पता चला है, वही वाला गाना बजता रहता तेरे लिए, है ना। और वो गाना मोबाइल में भी नहीं बजता, है ना। वो देखो ना, आदिवासी ऐसा ढोल ले लेते, चलता रहता गाँव में, फिर ना हल्की हो जाती फिजिक्स। ये ना होता ना तो कुछ ना होता, किसी पेड़ के कोने पे बैठा रहता भी जिंदगी भर। चल, हाँ भाई, तो आगे बढ़ते हैं। वहीं पर ही कीड़े चलते रहते पेड़ पर, उनको ही खाना पड़ता। फिर यह है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की कहानी इनके द्रव्यमान AMU में, ठीक है। अब हमें इसके अलावा एक दो और इंपॉर्टेंट सी बातें पता करनी है। ये कुछ और थ्योरेटिकल से पॉइंट्स है, ये एक्चुअल में मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं, लेकिन ये जब मैंने आपको बल के बारे में बताई थी सारी बातें, तो उसमें ये सारी चीजें हमने करी थी। लेकिन अभी मैं एक और बार आपको बता देता हूं। मैं आपको नाभिकीय बल के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट सी बातें बता रहा हूं। नाभिकीय बल, है ना। ये सारी बातें बायो और केमिस्ट्री में बोला करो, फिजिक्स वाले सर को ये सारी बातें मत ज्ञान दिया करो। ऐसा हो जाता तो मेरी तो जिंदगी आसान हो जाती ना, तेरी जिंदगी आसान, बिल्कुल ही आसान हो जाती। मतलब इतनी आसान हो जाती तो कुछ चीजें पकाना भी नहीं पड़ती, वहीं से उठा के खा लेता, है ना। पढ़ने का टेंशन, मैं तो बोल रहा हूँ चड्डी पहनने का टेंशन नहीं रहता जिंदगी में, है ना। ऐसे ही घूमते रहते, कोई नहीं देता। जंगल में पड़े हो तुम, क्या फर्क पड़ रहा है किसी को भी, है ना। जानवर भी ऐसे घूम रहे, तुम भी ऐसे घूम रहे हो, कोई फर्क नहीं बचता। फिर देखो, तो नाभिकीय बल में क्या क्या इंपॉर्टेंट सी बातें होती है। तो नाभिकीय बल, ये कौन सा बल है? ये प्रबल नाभिकीय बल। अभी प्रबल नाभिकीय बल का क्या चक्कर है, देखो। तो अगर एक नाभिक की रचना होती है, तो अगर एक नाभिक की रचना होती है तो नाभिक के अंदर क्या होता है? नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों साथ में है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों अगर साथ में, अब लेकिन हमें पता है सर ये प्रोटॉन तो पॉजिटिव आवेशित होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। हाँ भाई, ये भी बता देता हूं वरना कल को कोई बोले
कि सर ये तो आपने बताया नहीं, ये तो उदासीन होता है ना, और ये पॉजिटिव आवेशित होता है प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव आवेशित होता है। तो हमें पता कि सर ये पॉजिटिव आवेशित है, पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करना चाहिए, पॉजिटिव पॉजिटिव है ना एक दूसरे को प्रतिकर्षित करना चाहिए। तो अगर पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करना चाहिए तो उस कंडीशन में है ना नाभिक की रचना नहीं होनी चाहिए, नाभिक नामक चीज इस दुनिया में नहीं होनी चाहिए। क्यों? अगर ये नाभिक है, इसके अंदर ये दो प्रोटॉन है, तो ये प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे तो ये नाभिक तो खुल जाना चाहिए, एक दूसरे से दूर दूर चले जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि यहां पर स्थिर विद्युत बल ना लगते हुए जब नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन बहुत करीब आ जाते हैं, बहुत करीब, मतलब 10⁻⁻15 मीटर तक करीब आ जाते हैं, तब उनके बीच में प्रबल नाभिकीय बल लगने लग जाता है। अब ये प्रबल नाभिकीय बल जो है वो इस दुनिया में, इस प्रकृति में सबसे प्रबल है, सबसे स्ट्रॉन्ग बल है ना। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट से पॉइंट्स है जो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट, प्रकृति का सर्वाधिक प्रबल बल जो है वह प्रबल नाभिकीय बल है। सबसे स्ट्रॉन्ग बल जो है वो प्रबल नाभिकीय बल है, कि उसी बल ने एक्चुअल में प्रोटॉन न्यूट्रॉन को बांध के रखा हुआ है। नाभिक की रचना हुई है, परमाणु की रचना हुई है, और फिर उसके बाद में परमाणुओं से मिलकर अणु बने हैं, और उन सब से ही मिलकर हम सब बने हैं। तो यह बल जो है वो दुनिया बना रहा है, प्रबल नाभिकीय बल। दूसरी इंपॉर्टेंट सी बात, ये केवल न्यूक्लियॉन्स के मध्य क्या कार्यरत होता है, मतलब ये केवल और केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मध्य लगेगा, यह इलेक्ट्रॉन पर नहीं लगने वाला है, यह इलेक्ट्रॉन पर नहीं लगने वाला है। पॉइंट नंबर 3, यह जो अत्यल्प परास पर लगता है, अत्यल्प परास मतलब बहुत छोटे, बहुत छोटे, इसका परास जो है, परास में कहां तक बल लग सकता है? यह 3 से 4 फर्मी तक ही लगता है। जैसा हमें पता है सर कि स्थिर विद्युत बल अनंत तक लगता है, F बराबर K Q1 Q2 बट्टे में R², गुरुत्वीय बल F बराबर G M1 M2 बटे में R², ये सब अनंत तक लगते हैं। ये सारे बल कहां तक लगते हैं? अनंत तक लगते हैं। लेकिन यहां पर ये वाला जो बल है वो केवल 2 या 3 फर्मी तक ही लगता है। उसके बाद में नॉर्मल जो हमारे पास स्थिर विद्युत बल है वो लगने लग जाता है। तो यह अत्यंत अल्प परास तक लगता है, और इससे अधिक दूरी होने पर इसका मान लगभग 0 हो जाता है। ठीक है। पॉइंट नंबर 4, दूरी पर अत्यधिक निर्भर होता है। ये वही वाली बात लिखी हुई दूसरे शब्दों में बस, कि यहां पर दूरी में अगर मैं अत्यल्प परिवर्तन भी कर दूं, मतलब क्या हो कि मैं दूरी में बहुत छोटा परिवर्तन भी कर दूं, तो यह बल के परिमाण में बहुत ज्यादा अत्यधिक परिवर्तन आएगा, यानी बहुत कम दूरी तक लगता है। तो यहां पर अत्यधिक परिवर्तन आ जाता है, जबकि इतने कम परिवर्तन पर विद्युत बल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब 1-2 फर्मी में अगर तुम एटम को या 1-2 फर्मी में आवेश को हिला दो तो गुरुत्वीय बल या विद्युत बल या इन सब पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये बल खत्म हो जाएगा। इतना छोटा परिवर्तन है जिसका तुम सोच भी नहीं सकते हो। ठीक है। मतलब ऐसा है कि अगर मान के चलो कि तुम एक प्रोटॉन है, तुम्हारे बगल में एक और प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, तुम सब में प्रबल नाभिकीय बल लग रहा है। अगर तुम खड़े खड़े भी ऐसे हो गए, पता चला मैं हिला, हाँ सर बहुत हल्के से हुए, ये भी बहुत ज्यादा हो गया, देखो मैं हिल गया, नहीं सर आप नहीं हिले, हाँ, फिर भी प्रबल नाभिकीय बल खत्म हो गया। ठीक है। मतलब वो क्या, बहुत बहुत कम दूरी भी अगर हम परिवर्तित करते हैं तो प्रबल नाभिकीय बल खत्म हो जाता है। इसी प्रकार से अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमारे पास पॉइंट नंबर 5, आवेश से स्वतंत्र होता है ये, मतलब कि यह प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन प्रोटॉन के मध्य प्रभावी होता है। मतलब कि यह जो बल है वह प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब में एक जैसा लगता है, सब में एक जैसा लगता है। इससे किसी दूसरा कैसा है उससे मतलब नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट सी बातों में एक यह चक्रण पर निर्भर करता है। चक्रण पर निर्भर करता है इसका मतलब क्या होता है कि देखो एक्चुअल में हमारे पास जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, है ना, ये सब ऐसे बड़ी बड़ी बातें बताने के लिए, और देख ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन इसका नीट से कोई संबंध नहीं है, आपको कहीं नहीं पूछी जाएगी बातें। क्या होता है एक्चुअल में कि हमारे पास जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है
ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन क्वार्क नामक पार्टिकल से मिलकर बनते हैं। किनसे मिलकर बनते हैं? क्वार्क से। अब क्वार्क में दो प्रकार का चक्रण होता है, दो प्रकार की स्पिन होती है, क्वार्क से मिलकर बनते हैं। इनमें दो प्रकार की स्पिन होती है, एक अप स्पिन होती है और एक डाउन स्पिन होती है ना। या हम इसे ब्यूटी एंड चार्म नाम से भी बोलते हैं ना, अप स्पिन और डाउन स्पिन। बस ये दो बातें आप याद रख सकते हो। तो जो अप स्पिन और डाउन स्पिन है, इसमें हमारे पास इनसे ही मिलकर न्यूट्रॉन प्रोटॉन बनते हैं। अब इनमें अगर मान के चलो स्पिन या इनका चक्रण मतलब क्या होगा कि ये पाया गया कि हमारे पास जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, जैसे इलेक्ट्रॉन जो है वो घूम रहे हैं नाभिक के चारों ओर, तो नाभिक के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है वो भी ऐसे गोल 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 घूम रहे। तो हो सकता है कि ये सब इस दिशा में घूम रहे हो, या हो सकता है वे सब विपरीत दिशा में घूम रहे हो। तो यह किस दिशा में घूम रहे हैं उसके ऊपर यहां पर जो प्रबल नाभिकीय बल है उसका मान निर्भर करता है। लेकिन उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता, बस हमें पता होना चाहिए चक्रण के ऊपर निर्भर करता है। तो हमें बोला गया है कि समांतर चक्रण करने वाले न्यूक्लियॉन्स के मध्य इनका मान प्रति समांतर चक्रण करने वाले न्यूक्लियॉन्स के मध्य बल से अधिक होता है ना। जो समान दिशा में घूमेंगे उनके ऊपर बल ज्यादा लगेगा। क्लियर है मामला? इसी प्रकार से और भी कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 7, ये बहुत इंपॉर्टेंट से पॉइंट में से एक, यह केंद्रीय बल नहीं है। केंद्रीय बल नहीं है मतलब क्या हुआ कि हमने पहले यह पढ़ा था कि हमारे पास जो नाभिक होता है, तो नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। अच्छा सर, बिल्कुल। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन पर बल लग रहा है वो कौन सा लग रहा है? स्थिर विद्युत बल लग रहा है। मतलब ये हमेशा केंद्र की ओर लगता है। ये इधर हो जाएगा, केंद्र की ओर बल लगेगा, यह इधर जाएगा, इस बल केंद्र की ओर लगेगा। मतलब इसके वेग के लंबवत दिशा में बल लगता है, या बल हमेशा केंद्र की ओर होता है। ये हमने पढ़ा था स्थिर विद्युत बल में। इसी प्रकार से गुरुत्वाकर्षण बल भी होगा, वो भी केंद्र से केंद्र की ओर लगता है ना। जो F होता है व्यक्त क्रमानुपाती होता है आर स्क्वायर के व्यक्त क्रमानुपाती होता है। यह सारे केंद्रीय बल होते हैं। लेकिन हमारे पास जो प्रबल नाभिकीय बल होता है वो केंद्रीय बल नहीं होता है। केंद्रीय बल नहीं होता। इसका कहने का मतलब क्या हो गया सर? इसका मतलब ये होगा कि अगर हमारे पास मान के चलो ये प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन है, ये न्यूट्रॉन है, ये प्रोटॉन है, ये नाभिक के अंदर सारे हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि इस पे बल इस दिशा में लग रहा है, इसका इन दोनों को केंद्र से केंद्र मिलाने वाली रेखा के ऊपर बल लग रहा है, ऐसा नहीं लगता है। ये बल जो है यह ऐसा नहीं है कि सबको एक केंद्र की ओर, ऐसा नहीं होता है नाभिक के अंदर कि इन सबको खींचकर केंद्र की ओर रखा है। नहीं, ऐसा नहीं है। सब बस एक दूसरे को पकड़ कर खड़े हुए, सब एक दूसरे को पकड़ कर खड़े हुए। ऐसा नहीं कि सबके सब केंद्र की ओर खींचे चले जा रहे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसमें ये इस पर बल लगा रहा है इस तरफ, है ना, ये इस पे इस तरफ बल लगा रहा है, ये इस पे इस तरफ बल लगा रहा है, ये इस पे बल लगा रहा है, यह इस पे इधर बल लगा रहा है, ये इस पे भी बल लगा रहा है, ये इस पे भी बल लगा रहा है। तो ये सारे बल जो होंगे वो केंद्र की ओर नहीं होते हैं, सब एक दूसरे पर बराबरी से बल लगाते हैं। ऐसे बल जिनकी क्रिया रेखा सदैव एक निश्चित बिंदु से गुजरती है तथा जिनके परिमाण केवल दूरी पर निर्भर हो उन्हें हम केंद्रीय बल कहते हैं। जैसे गुरुत्वीय बल और स्थिर विद्युत बल जो होते हैं वो केंद्रीय बल होते हैं, लेकिन प्रबल नाभिकीय बल केंद्रीय बल नहीं होता है। इसी प्रकार से लास्ट पॉइंट कि इसकी प्रकृति कैसी होती है? ये आकर्षण प्रकृति का होता है 0.8 फर्मी तक, और अगर ये 0.8 फर्मी से कम दूरी हो गई तो प्रतिकर्षित करता है। मतलब क्या हुआ इसका? देखिए क्या होता है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन हमें पता है कि उसको प्रतिकर्षित करेंगे, लेकिन जब वो बहुत करीब आ जाते, 3 फर्मी 4 फर्मी तक करीब आ जाते हैं तो उनपे प्रबल नाभिकीय बल लगने लग जाता है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे से संगठित होकर रह रहे हैं। लेकिन सर क्या ऐसा हो सकता है कि मान के चलो ये भी प्रोटॉन है, ये भी प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, एक दूसरे करीब आ जा रहा है, एकदम चिपक के दूसरे के अंदर घुस जाए? नहीं, प्रबल नाभिकीय बल एक दूसरे के अंदर घुसने भी नहीं देता। क्या करता है कि जब ये 0.8 फर्मी तक आता है तब ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लग जाता है। मतलब पकड़ के भी रखा है लेकिन चिपकने भी नहीं देगा। प्रबल नाभिकीय बल क्या कर रहा है? प्रबल नाभिकीय बल ने न्यूट्रॉन प्रोटॉन को पकड़ के भी रखा है और चिपकने भी नहीं देंगे। ये होती है कहानी, है ना। पकड़ के रखा हुआ एक दूसरे के पास, लेकिन चिपकने भी नहीं देगा। क्यों? चिपक जाएगा, 0.8 फर्मी तो से कम हुआ तो चिपक जाएगा, तो चिपकने भी नहीं देगा।
ठीक है, तो चिपकने भी नहीं देगा, तो ये 0.8 फर्मी तक ही एक दूसरे पर रहेंगे, ना दूर जाने देगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट से पॉइंट्स है, इनमें से किसी भी पॉइंट में मुझे नहीं लगता किसी को डाउट होगा। अगर फिर भी इनकेस कुछ ऐसा डाउट है जो असली है, वाजिब सा डाउट है, तो आप पूछ सकते हो 8 पॉइंट में से। फिर अब हम आगे पढ़ेंगे और इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट सी कहानी पढ़ेंगे, जिसे बोलते हैं आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता का नियम, जिसपे बहुत सारे सवाल आ चुके हैं अभी तक। हाँ, न्यूमेरिकल भी आएंगे इस चैप्टर से, न्यूमेरिकल भी आएंगे, न्यूमेरिकल भी आएंगे। सिंपल बॉय रुक तो जा, इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो। चलो ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, है ना। अब हम एक और मजेदार सी बात करते हैं। देखो, अब नाभिक की रचना होगी, हमें समझ में आ गया। देखो, हमें क्या क्या समझ में आ गया, हमें समझ में आ गया कि नाभिक क्या होता है, बिल्कुल। हमें पता चल गया नाभिक के अंदर क्या क्या होता है, बिल्कुल। हमें पता चल गया कि नाभिक किन बल के कारण एक दूसरे से झगड़ा हुआ है, बिल्कुल। अब हमें यह पता करना है, अब हमें यह पता करना है कि ये जो नाभिक बन चुका है, सर 8 का फर्स्ट पॉइंट प्लीज है बेटा। ये ऐसा, वही तो मैंने बोला ना कि 0.8 फर्मी से दूर रहेगा, मतलब कि अगर 1 फर्मी 2 फर्मी 3 फर्मी तक है तो वो आकर्षण करेगा, और एकदम ही पास आ गए तो प्रतिकर्षण करने लग जाएगा। चलो, हाँ भाई, तो अब हमारे पास कुछ बेसिक सी बात है। क्या? ये सबसे पहले आइंस्टीन ने ऑब्जर्व किया कि मान के चलो यार कि हमारे पास यहां पर कुछ प्रोटॉन और कुछ न्यूट्रॉन है। तो हमने बोला बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात है, ये तो होने भी चाहिए। तो बोले बिल्कुल सही बात है, कुछ प्रोटॉन और कुछ न्यूट्रॉन है। तो ये हमारे पास यहां पर एक प्रोटॉन है, हमारे पास यहां पर एक प्रोटॉन है, ये एक दूसरा प्रोटॉन है, ये तीसरा प्रोटॉन है, ये चौथा प्रोटॉन है, प्रोटॉन है, प्रोटॉन ही प्रोटॉन है। इसी प्रकार से हमारे पास न्यूट्रॉन है, तो ये एक पहला न्यूट्रॉन है, दूसरा न्यूट्रॉन है, तीसरा न्यूट्रॉन है, चौथा न्यूट्रॉन है, पांचवा न्यूट्रॉन है। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 न्यूट्रॉन 5 प्रोटॉन हो गए सर, भगवान की असीम कृपा से। तो टोटल कितने हो गए, टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए सर 10 न्यूट्रॉन 10 प्रोटॉन। तो इनका द्रव्यमान कितना आएगा, इनका द्रव्यमान कितना आएगा मुझे पता है, मैं निकाल सकता हूं। मैं करूंगा 5 इंटू न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्लस 5 इंटू प्रोटॉन का द्रव्यमान। ठीक है, अच्छा, अगर मेरे को संख्या नहीं पता होती तो क्या मैं ऐसा कर सकता था? मुझे पता है सर कि जो z होता है वो प्रोटॉन का नंबर होता है, और a माइनस z जो होता है वो न्यूट्रॉन की संख्या होती है। तो क्या न्यूट्रॉन प्लस z जो होगा वो प्रोटॉन की संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो मैं इसे व्यापक रूप से ऐसा भी लिख सकता हूं। क्लियर है मामला? अच्छा, तो अब हमारे पास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या तो आ चुकी है, लेकिन अब ये पाया गया कि यार अगर मान के चलो आपने इन सबको तोला, इनका वजन किया, आप इनका भार निकाल सकते हो। बिल्कुल सर, हम इन सबका भार निकाल सकते हैं। अब जब इन सबको मिलाकर एक नाभिक बनेगा, नाभिक बना, मान के चलो कि यहां पर एक नाभिक बना, बिल्कुल सर नाभिक बना, तो नाभिक बनेगा तो नाभिक के अंदर 5 न्यूट्रॉन और 5 प्रोटॉन है। क्या है? 5 न्यूट्रॉन और 5 प्रोटॉन है। तो 5 न्यूट्रॉन और 5 3 4 और 5 प्रोटॉन हो गए। ठीक है, मान के चलो ऐसा कुछ चक्कर चला और इससे नाभिक बन गया। ठीक है, तो यह पाया गया कि अगर इस नाभिक का द्रव्यमान कैपिटल M है, इस नाभिक का द्रव्यमान कैपिटल M है, तो मजेदार सी बात ये पता चली कि जब इसे इसका भार किया गया और इन सबका अलग अलग भार किया गया, तो ये भार ज्यादा आया, ये भार कम आया। इसका द्रव्यमान ज्यादा आया, इसका द्रव्यमान कम आया। मतलब ये पता चला कि यहां पर A, देखो ये है A माइनस Z इंटू न्यूट्रॉन की संख्या प्लस Z इंटू प्रोटॉन की संख्या का मान ज्यादा होता है कैपिटल। कैपिटल क्या है? पूरे नाभिक का द्रव्यमान। तो दुनिया में हाहाकार मच गया, हाहाकार मच गया। साइंटिस्ट हर साइंटिस्ट इस बात को लेकर सोचने लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। केमिस्ट्री वालों की रातों की नींद उड़ गई
कि यार ये नाभिक में जब मैं देखता हूं तो नाभिक का द्रव्यमान जो है ना, जैसे अगर एक नाभिक का द्रव्यमान देखो एक्चुअल में एग्जैक्ट यूनिट पे आता है 23 जैसे ये भी एक कारण है कि आपने देखा होगा ना कि केमिस्ट्री में जब पीरियोडिक टेबल देखते हैं तो उसमें एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर तो एग्जैक्ट नंबर होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये आपको केमिस्ट्री में पढ़ा गया होगा सब कुछ। क्या कि हम जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन कर, पीरियोडिक टेबल बनाया जाता है तो उस टेबल के अंदर, वो सारणी के अंदर हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज करते हैं, एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज नहीं करते हैं। ठीक है, तो एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज नहीं करते। इसका कहने का मतलब क्या है कि एटॉमिक मास जो होगा वह हम कैसे निकालते, तो एटॉमिक मास इन सब से निकाला जाता है, फिर इसके अंदर एवरेज एटॉमिक मास भी निकाला जाता है जो आपको लिखा हुआ होता है। तो आपने देखा होगा एटॉमिक मास, अगर आप देखो ध्यान से तो उसमें कभी भी एग्जैक्ट नहीं लिखा रहता, उसमें लिखा रहता 23.01। किसी का भी एटॉमिक मास देखना तो वह कुछ ना कुछ दशमलव में रहता है। क्यों? क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा कारणों में से ये भी एक कारण है कि यहां पर जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन का अलग अलग द्रव्यमान किया जाता है और नाभिक का अलग द्रव्यमान किया जाता है तो द्रव्यमान कम आता है इनसे। और दूसरा कारण यह है कि हर एक एलिमेंट के हमारे पास आइसोटोप्स होते हैं, तो वहां पर जो द्रव्यमान लिखा जाता है वो एवरेज एटॉमिक मास होता है, औसत मान लिखा जाता है। ठीक है, तो यहां पर ये एम हो गया और ये वाला द्रव्यमान, तो सर ये वाला द्रव्यमान ज्यादा है, द्रव्यमान कम है, तो दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। हाँ बिल्कुल, जैसे क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है और एटॉमिक मास 35.5 होता है, तो दुनिया में हाहाकार कि भैया ये कहां गया द्रव्यमान, द्रव्यमान कैसे कम हो सकता है। तो इसके पहले अभी तक दुनिया में लगता था कि द्रव्यमान संरक्षित होना चाहिए, ये वाला द्रव्यमान उधर जा सकता है, उधर वाला द्रव्यमान इधर आ सकता है। लेकिन आइंस्टीन ने, घुंघराले बाल वाले बाबा ने फिर से दुनिया को किया और बोला मेरे जैसा, मुझसा इस दुनिया में और कोई ना। आइंस्टीन ने फिर से, देखो आइंस्टीन क्यों है, वो इतना भयंकर मशहूर क्यों है फिजिक्स की दुनिया में, क्योंकि उसने कुछ ऐसी बातें बोली है, कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स को प्रूव करके दिखाया है जो किसी के बस की बात नहीं थी, है ना, या जो कर पाना बहुत बहुत मुश्किल था, कि वो एकदम नेक्स्ट लेवल चीज सोच गया, नेक्स्ट लेवल चीज कि अच्छा ऐसा हो रहा है। जैसे एक इसके पहले हमने पढ़ी फोटोन की कहानी, वो भी आइंस्टीन ने समझाई थी। अब दूसरी बात आप लोगों ने पढ़ा होगा E बराबर mc², लेकिन वो E बराबर mc² का चक्कर क्या है, वो कहां से आया और किसके लिए लगता है, वही बात अब हम समझने जा रहे हैं, वही बात आइंस्टीन ने फिर से समझाई। ठीक है, तो आइंस्टीन ने ऐसा क्या बताया, आइंस्टीन ने ये सारी बातें बताई। तो आइंस्टीन ने एक नया नियम दिया, उसने मास डिफेक्ट, या उसने बोला कि एक्चुअल में हमारे पास जो द्रव्यमान होता है और जो ऊर्जा होती है उनके बीच में एक संबंध होता है ना, द्रव्यमान और ऊर्जा के मध्य संबंध होता है। अच्छा, मतलब कि अगर मान के चलो कहीं पर भी कुछ द्रव्यमान है और ऊर्जा है तो द्रव्यमान ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो ये बात फिर से ये वही वाली बात है जैसे कि फोटोन क्या होता है, फोटोन की पूरी कहानी दुनिया को समझाना बहुत मुश्किल थी, तो वैसे ही ये वाली बात एक और है कि दुनिया को ये बात समझा पाना कि भैया जो द्रव्यमान था वो द्रव्यमान निकलकर ऊर्जा बन गया, बहुत मुश्किल बात। ठीक है, मतलब ये उसी प्रकार की बातें हैं कि दुनिया को ये समझा देना या ये कर देना कि एक कुत्ते की दुम को पाइप में डाल के रखा और पाइप निकाला तो कुत्ते की दुम सीधी रह गई, है ना, ये बहुत मुश्किल बातों में से एक है। वही बातें आइंस्टीन ने समझाई। उसने बताया द्रव्यमान क्षति क्या होता है या मास डिफेक्ट क्या होता है। मास डिफेक्ट अंग्रेजी में कहते हैं मास डिफेक्ट। तो मास डिफेक्ट क्या होता है, द्रव्यमान क्षति क्या होता है। आइंस्टीन ने बोला कि देखो एक्चुअल में क्या हो रहा है, यहां पर ये जो द्रव्यमान कम हो रहा है इसी को हम बोलेंगे डेल्टा एम या द्रव्यमान में परिवर्तन। क्या बोलेंगे मतलब डेल्टा एम या द्रव्यमान में परिवर्तन, ये होगा a माइनस जेड इंटू एम, मतलब ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्लस प्रोटॉन का द्रव्यमान, ये जो कुल द्रव्यमान था, माइनस नाभिक का द्रव्यमान, माइनस नाभिक का द्रव्यमान। तो ये वाली बात जो है वो आइंस्टीन ने समझाई और उसने बोला कि एक्चुअल में जो डेल्टा एम है ये जो है
वह हमारे लिए द्रव्यमान में परिवर्तन या द्रव्यमान क्षति कहलाती है। और ये हर एक इक्वेशन में होगा या हर एक जगह होगा जब भी परमाणु, जब भी हमारे पास ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन मिलकर एक नाभिक की रचना करेंगे, वो उस कंडीशन में होगा ही होगा, डेल्टा एम या द्रव्यमान में परिवर्तन आएगा ही आएगा। ठीक है, अब कितना आएगा, उससे कितनी ऊर्जा निकलेगी, वो सब हमें समझना होगा। तो डेल्टा एम क्या है? नाभिक का द्रव्यमान सदैव उसमें उपस्थित न्यूक्लियॉन्स के द्रव्यमान के योग से कम प्राप्त होता है। इस द्रव्यमान अंतर को द्रव्यमान क्षति कहते हैं। और ये हम कैसे निकाल सकते हैं? द्रव्यमान क्षति जो होगी वो हम लिखेंगे न्यूक्लियॉन के द्रव्यमान का योग माइनस नाभिक का द्रव्यमान, या हम लिख सकते हैं Z इंटू पी ए माइनस जेड इंटू एन माइनस एम। या अगर आप ज्यादा भावुक हो रहे हो, आपने बोला नहीं सर उसके अंदर तो इलेक्ट्रॉन भी है, तो इलेक्ट्रॉन भी आप इसमें जोड़ सकते हो, लेकिन हम 99.99% जगहों पे यही लगाएंगे, हम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कभी नहीं लेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान वैसे ही बहुत 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 कम है, वैसे ही बहुत कम है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हम लेने वाले नहीं है। चलिए, तो कुछ बेसिक सी बातें द्रव्यमान क्षति को लेकर हमें पता होनी चाहिए। अब ये बात यहां से पता चल गई कि मास कंजर्वेशन या द्रव्यमान संरक्षण का कोई नियम नहीं होता है। संरक्षण के केवल 4 नियम होते हैं। ऊर्जा संरक्षित होती है, उसके बाद में सर हमने कहा संवेग संरक्षित होता है, कोणीय संवेग संरक्षित होता है और आवेश संरक्षित होता है। इसके अलावा इस दुनिया में कोई भी चीज संरक्षित नहीं है, द्रव्यमान भी संरक्षित नहीं होता है। ठीक है, सर आपने ए माइनस जेड लिखा और एक बार जेड लिखा है। हाँ बेटा, बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि ए माइनस जेड जो वो न्यूट्रॉन की संख्या और जेड जो है प्रोटॉन की संख्या है, तो यही लिखेंगे हम। अच्छा, तो अब इन सब से मिलकर क्या बना? तो देखो क्या हुआ, आइंस्टीन ने बोला कि देखो एक्चुअल में वो जो द्रव्यमान की कमी आ रही है वो ऊर्जा के रूप में मुक्त हो रहा है। अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो पॉइंट है वो बहुत ध्यान से और करीब से सभी को समझना होगा। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूं कि द्रव्यमान में परिवर्तन आ रहा है, तो जो द्रव्यमान में परिवर्तन है वो कहां जा रहा है? तो वो ऊर्जा के रूप में मुक्त हो जाता है। तो यही कारण है आइंस्टीन ने समझाया कि जो भी नाभिकीय अभिक्रिया हो रही है, जब भी एक बड़ा नाभिक टूट के 2 छोटे नाभिकों में बन रहा है या 2 छोटे नाभिक मिलकर एक बड़ा नाभिक बना रहे हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा ऊर्जा मुक्त होती है। जो भी न्यूक्लियर रिएक्शन हमें पता है, जो न्यूक्लियर बम बाद में बनाए गए, या इसके अलावा जो सन के अंदर, सूर्य के अंदर रिएक्शन चल रही है, सूर्य के अंदर आग नहीं लगी है फिर भी वो आग दे रहा है, आग उगल रहा है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक्चुअल में नाभिकीय अभिक्रिया हो रही है। तो उसने बोला कि जब भी एक नाभिकीय अभिक्रिया होती है तो उसमें से एनर्जी बाहर निकलती है। तो जो एनर्जी बाहर निकल रही है वो यही एनर्जी है जो द्रव्यमान क्षति के कारण है या द्रव्यमान में परिवर्तन के कारण है। तो उसने इस ऊर्जा का नाम दिया बंधन ऊर्जा या बाइंडिंग एनर्जी। क्या नाम दिया गया? बाइंडिंग एनर्जी या बंधन ऊर्जा। ये क्या है? सब किसी नाभिक को मुक्त न्यूक्लियॉन्स में बदलने के लिए आवश्यक ऊर्जा उसकी बंधन ऊर्जा होती है। या दूसरी बात है ना, अच्छा एक काम करता हूं, पहले इधर बंधन ऊर्जा की और भी परिभाषा है हमारे पास, लेकिन मैं एक बार पहले आपको अपने शब्दों में समझा देता हूं बंधन ऊर्जा की परिभाषा। देखो, तो हमें समझ में आया कि यहां पर द्रव्यमान में परिवर्तन हो रहा था, तो आइंस्टीन ने बोला कि जो ऊर्जा निकलेगी यहां पर वो जो डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर है। तो यह सही इक्वेशन है, एम सी स्क्वायर नहीं है, वो डेल्टा एम सी स्क्वायर है कि द्रव्यमान में कितना परिवर्तन आ रहा है। तो ये कोई ऐसा हम बच्चों का खेल नहीं है ना, जैसे आपको मैंने 1-2 बार पहले बोला था कि यार ऐसा कुछ हो जाए, वो इमेजिन करने के लिए बोला था बस मैंने, कि ये जो द्रव्यमान जो है वो द्रव्यमान पूरा का पूरा हट जाए और उसमें से ऊर्जा बाहर आ जाए, है ना। तो ये ऐसा वास्तविकता में कर पाना पॉसिबल नहीं है कि मेरे लिए मैं इस पूरे पेन को चकनाचूर कर दूं और इसमें से पूरी ऊर्जा बदल दूं। अगर ऐसा कर पाना वास्तविकता में हमारे लिए पॉसिबल होता तो हमारे लिए ऊर्जा की समस्या ही नहीं होती। हमारे पास तो बहुत सारी चीजें है ना, मेरे को लगा ये पसंद नहीं आ रहा, इसमें बहुत सारा द्रव्यमान है, इसे गायब कर दो इस दुनिया में से और ऊर्जा निकाल लो। तो इतना आसान नहीं है। यह होता कब है? जब हमारे पास नाभिक की रचना होती है या जब नाभिकीय अभिक्रिया होती है, तभी ये वाली बात होती है। ऐसा नहीं होगा कि मैंने सोचा कि अरे यार ये कमेंट बार बार कर रहा है और मेरी गाड़ी में आज पेट्रोल भी नहीं है, तो एक काम करते हैं, है ना,
इस आदमी का पेन ले लेते हैं, पेन चुरा लेते हैं और इससे जो ऊर्जा निकलेगी उससे आज गाड़ी चला लेंगे। अरे ऐसा नहीं होता है। कपूर में होता है। नहीं, कपूर में क्या हो रहा है, कपूर में से ऊर्जा तो निकल रही, लेकिन उसमें से छोटे छोटे कण भी तो निकल गए, छोटे छोटे कण भी तो निकल गए, है ना। ऊर्जा निकलती है, लेकिन वो जो काला काला है ना, अगर आपने कपूर कभी जलाया हो तो कपूर जलाते तो जो दिए में कपूर जलाते तो दिया काला पड़ गया, तो द्रव्यमान ही रह गया। उसका जो द्रव्यमान था वो पूरा जम गया दिए के ऊपर। तो ये कब होगा, जब नाभिकीय अभिक्रिया हो रही है। तो उसके लिए उसने बोला कि अच्छा, यहां पर जो द्रव्यमान परिवर्तन आएगा वो होगा E बराबर होगा डेल्टा एम सी स्क्वायर। तो यहां जो द्रव्यमान में परिवर्तन हो रहा है उसमें अगर आप सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको कितनी ऊर्जा निकलेगी वहां से वो पता चल जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब इस ऊर्जा को बंधन ऊर्जा नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, बंधन ऊर्जा नाम दिया गया। इसे बंधन ऊर्जा या बाइंडिंग एनर्जी हम बोलेंगे, बीई के नाम से बोलेंगे इसे। ठीक। अच्छा, अब बंधन ऊर्जा क्या है, इसको दो तरीके से सोच सकते हैं। ध्यान समझना, बंधन ऊर्जा बहुत इंपॉर्टेंट, पूरे चैप्टर में अब एक ही इंपॉर्टेंट बात बची है, बंधन ऊर्जा। इस पूरे चैप्टर में जो सिलेबस बचा उसमें एक इंपॉर्टेंट बात बची है, बंधन ऊर्जा। तो बंधन ऊर्जा क्या है, बंधन ऊर्जा क्या है, तो बंधन ऊर्जा जो है, बंधन ऊर्जा जो है वो क्या है, ये पूरी ऊर्जा जो है ना, ये मान के चलो कि यहां पर नाभिक थे, बिल्कुल सर। तो नाभिक से ये न्यूक्लियॉन्स ने मिलकर नाभिक बनाया। तो ये जो नाभिक बनाया तो उसमें जो ऊर्जा उनने बाहर फेंक दी, दुनिया को दे दी, क्योंकि उसका तो द्रव्यमान कम हो गया। द्रव्यमान कम हुआ तो ऊर्जा बाहर फेंकना चाहिए, तो जो ऊर्जा बाहर फेंकी उसका नाम बंधन ऊर्जा दिया। उसका नाम क्या दिया, बंधन ऊर्जा नाम दिया। दूसरी बात ऐसा भी हो सकता है, क्या पहली परिभाषा सभी को समझ में आई? दूसरी परिभाषा कि अगर मान के चलो मेरे पास एक नाभिक है, मैं इसे कितनी ऊर्जा दूं ताकि यह इसके सारे न्यूट्रॉन प्रोटॉन अलग अलग हो जाए। कितनी ऊर्जा देना चाहिए सर, जितनी ऊर्जा उसने नाभिक की रचना होते समय इस वातावरण में मुक्त करी थी, उतनी ही ऊर्जा अगर मैं इसे वापस दे दूं तो टूट जाएगा, फिर से क्या होगा, फिर से टूट जाएगा। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, बंधन ऊर्जा। तो बंधन ऊर्जा की दो परिभाषा होती है। क्या परिभाषा, पहली परिभाषा कि जब नाभिक की रचना हुई तो रचना होते समय जो ऊर्जा उसने मुक्त करी उसे हम बंधन ऊर्जा बोलेंगे, पहली परिभाषा। दूसरी परिभाषा कि अगर मेरे पास एक नाभिक है और उसे मुझे तोड़ना है उसी के न्यूक्लियॉन्स के रूप में, तो जो ऊर्जा मुझे देनी पड़ेगी उसका नाम भी बंधन ऊर्जा। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब वो बना तो उसने जो ऊर्जा बाहर फेंकी वही ऊर्जा में से दे दूंगा तो बाहर से टूट जाएगा। दोनों एक ही चीज है, तो इसे क्या बोलेंगे हम, इसे हम बंधन ऊर्जा बोलेंगे। ठीक है। तो बंधन ऊर्जा की पहली परिभाषा ये वही थी कि किसी नाभिक को मुक्त न्यूक्लियॉन्स में बदलने के लिए आवश्यक ऊर्जा बंधन ऊर्जा कहलाती है। यह हमेशा धनात्मक होती है और इसका आंकिक मान नाभिक के बनने में हुई द्रव्यमान शक्ति के तुल्य के बराबर होता है ना। मतलब इसका मान क्या होता है कि जब नाभिक बना होगा तो उसमें जो द्रव्यमान शक्ति हुई है उसका जो द्रव्यमान है उसके तुल्य ही इसका मान होता है। ये वाली बात को अब हम और थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। तो क्या हुआ है ना, देखो, और एक और बार पहले ये वाली स्टेटमेंट कंप्लीट कर देते हैं, या नाभिक के बनने पर मुक्त हुई ऊर्जा के बराबर ही है। ठीक है। तो देखो ये वाला स्टेटमेंट, देखो ये एक ही बात लिखी हुई है, क्या, नाभिक के बनने पर मुक्त हुई ऊर्जा या किसी नाभिक को मुक्त न्यूक्लियॉन्स में बदलने के लिए आवश्यक ऊर्जा, दोनों एक ही बात है। इसी को क्या बोलेंगे हम, बंधन ऊर्जा कहते हैं। अच्छा सर, तो अब यहां पर ये ऊर्जा कैसे लिखेंगे, तो देखो ये ऊर्जा जो होगा वो होगा डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। ओके सर, लेकिन अगर मान के चलो आपके पास सी की वैल्यू होती है, बिल्कुल, डेल्टा एम की वैल्यू, बिल्कुल। अगर आप ध्यान से सुनना इस चीज को, यदि डेल्टा एम या द्रव्यमान में परिवर्तन में किस में रखूं, केजी में रखूं, सी की वैल्यू रखूं, मैं कितनी रखूं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड रखूं, तो यहां पर ऊर्जा की वैल्यू किस में आएगी, ऊर्जा की वैल्यू आएगी जूल में। ऊर्जा की वैल्यू किस में आएगी, जूल में आएगी। लेकिन सर अभी हमने पढ़ा क्या कि सर डेल्टा एम या जिनका जो द्रव्यमान है वो हम केजी में नहीं रखते, क्योंकि सर केजी में तो बहुत बड़ा हो जाएगा,
केजी में तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो केजी में अगर बहुत बड़ा हो गया है तो हम इसे किस में रखते हैं, हम इसे रखते हैं एएमयू में। तो हम जो हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट काम की बात है क्या, कि यदि मैं डेल्टा एम को रखूं एएमयू में, किसमें रखूं, एएमयू में, एटॉमिक मास यूनिट में रखूं, और सी को तो सर सी तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड ही होता है। तो उस कंडीशन में यदि मैं रखूं यहां पर, तो मैं डेल्टा ई बराबर डेल्टा एम सी स्क्वायर लिख सकता हूं। और इसमें अगर मैं द्रव्यमान की वैल्यू, ये वैल्यू रटी भी होनी चाहिए, क्वेश्चन में दी भी होती, लेकिन हम याद कर लेंगे, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यदि मैंने बोला कि डेल्टा एम जो हो जाए वो 1 एएमयू हो जाए, तो यहां पर डेल्टा ई ऊर्जा में परिवर्तन, यहां पर सी की वैल्यू रखेंगे, 1 एएमयू रखेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे, जूल में आंसर आएगा, फिर उसको मैंने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करा और यहां पर आया 931.5 भी लिख सकते हैं, या 931 ही लिखेंगे हम ज्यादातर, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा मतलब 10 क्या, तो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यह वैल्यू सबको आधी नींद में भी याद होनी चाहिए, है ना। क्या कि अगर हमारे पास कोई भी एक द्रव्यमान है, या हमारे पास कोई भी एक नाभिक है, तो उसमें नाभिक की रचना हुई है और उसमें 1 एएमयू, एक एटॉमिक मास यूनिट द्रव्यमान परिवर्तित हो गया, तो उस कंडीशन में जुड़ जाती है वो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है। ठीक है। अब क्वेश्चन में अगर आपको 0.05 बोल दिया, 0.01 बोल दिया, कि जितना भी बोला जाए उसको आप एएमयू से, उसको आप 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको उतनी ऊर्जा मिल जाएगी। क्या ये छोटी सी बात सभी को क्लियर है ना। क्या है इक्वेशन है डेल्टा ई बराबर डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। डेल्टा एम को अगर आप एएमयू में रखते हो, सी की वैल्यू आपको 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड रखना पड़ेगी, तो वहां से जो आंसर आएगा वो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकल कर आता है। तो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जब एक एएमयू का द्रव्यमान क्षति होगा, या अगर आपने कहीं पर आपने नाभिक की रचना करी और नाभिक की रचना के दौरान वहां पर 1 एएमयू की द्रव्यमान क्षति हुई है, तो वहां से जो ऊर्जा बाहर आएगी वो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा बाहर आएगी एक नाभिक से। ठीक है। चलिए, तो बंधन ऊर्जा की और भी परिभाषा, ये जो सब कुछ मैंने बोला वही सब कुछ यहां पर भी लिखा हुआ है फिर से, कि एक स्थायी नाभिक में न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन नाभिकीय बल द्वारा परस्पर बंधे रहते हैं। इन्हें एक दूसरे से दूर अनंत कहां पर ले जाने के लिए, अनंत, एक दूसरे से दूर करने के लिए एक निश्चित ऊर्जा की आवश्यकता होती है, या नाभिक के निर्माण में ये देख, पहली बात तो क्या है, दूर करने के लिए ऊर्जा, या दूसरी बात नाभिक के निर्माण में जिनकी ऊर्जा मुक्त होती है उस ऊर्जा को नाभिक की बंधन ऊर्जा कहते हैं। या दूसरी परिभाषा, नाभिक के निर्माण में हुई द्रव्यमान क्षति के तुल्य ऊर्जा नाभिक की बंधन ऊर्जा कहलाती है। और डेल्टा एम द्रव्यमान क्षति, यदि डेल्टा एम द्रव्यमान क्षति होता है तो आइंस्टीन की इक्वेशन द्वारा हम लिख सकते हैं, ये वही वाली बात फिर से लिखी भी है जो हमने पीछे पढ़ी है। दूसरे शब्दों में डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर बराबर होगा एम पी जेड प्लस एम एन ए माइनस जेड माइनस एम इंटू सी का स्क्वायर। ठीक है। तो यह डेल्टा एम होगा, और डेल्टा एम की वैल्यू अगर हम 1 एएमयू रखते हैं तो उस कंडीशन में हम बोलेंगे 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा आएगी। या अगर हमें कहीं पर और ऊर्जा निकालनी हो तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ऊर्जा जो होगी वो 931 इंटू डेल्टा एम हो जाएगी। ठीक है, 931 इंटू डेल्टा एम हो जाएगी। मतलब मैंने सी स्क्वायर को बेसिकली वैल्यू रखी और उसको जूल से मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया, है ना। ये फिर से बता देता हूं, ये क्या 931 डेल्टा एम। 931 डेल्टा एम मतलब क्या हो गया कि अगर हमारे पास कहीं पर ऊर्जा है, तो वहां पर ऊर्जा जो है वो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक डेल्टा एम के लिए थी, तो जितना डेल्टा एम होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे ऊर्जा में क्षति निकालने के लिए। चल, क्या यहां तक की बातें सभी को समझ में आती है? हाँ भाई, क्या ये सभी को क्लियर है? अगर इतना समझ में आ गया हो तो एक बार थम्स अप कर देंगे, है ना। अच्छा, इसमें जो बोर्ड के सवाल आते हैं ना, वो बोर्ड वाले बहुत ही बेकार लोग होते हैं। वो लोग क्या करते हैं, वो भयंकर वैल्यू देते, भयंकर वैल्यू,
उसका कैलकुलेशन करना बहुत मुश्किल भी हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे खतरनाक कैलकुलेशन नीट में तो नहीं आएंगे, लेकिन मैं आपको एक बार झलक दिखलाता हूं। देखो बोर्ड वाले ऐसे द्रव्यमान लेते हैं, ये द्रव्यमान दिया, ये द्रव्यमान दिया, फिर बोर्ड वाले बोलेंगे कि ये है हमारे पास प्रोटॉन का द्रव्यमान, ये है न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, एक और नाभिक बना जिसका एक और द्रव्यमान दे देंगे, फिर बोलेंगे कि भैया बताओ इसमें ऊर्जा में परिवर्तन कितना है, ठीक है। तो उसमें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। प्रोटॉन का द्रव्यमान एक प्रोटॉन का है इंटू प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान इंटू न्यूट्रॉन की संख्या, फिर ये टोटल द्रव्यमान न्यूट्रॉन प्रोटॉन का निकल गया। नाभिक का द्रव्यमान दिया, इन दोनों को माइनस करो, डेल्टा एम आ जाएगा, जो फॉर्मूला भी मैंने बताया, इंटू 931 कर दो तो आपके पास टोटल ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो कुछ कुछ पहले मैं आपको सवाल करवा देता हूं, फिर मैं आपको इसमें नाभिकीय अभिक्रिया पर भी क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। जैसे एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं। पहले यहां पर पहला सवाल दिया हुआ है प्रोटॉन का द्रव्यमान, जो मैंने बोला वो अब करके देखते हैं। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.0073 म्यू है और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.0087 म्यू है। अच्छा, फिर बोला कि यहां पर हमें हीलियम बनाना है, हीलियम की बंधन ऊर्जा क्या होगी, हीलियम की बंधन ऊर्जा क्या होगी, और हीलियम का द्रव्यमान दिया गया है लगभग, है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस नीट में भी आते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड में भी आते हैं। तो कैसे करेंगे इस सवाल को? तो सर सबसे पहले कोई भी सवाल हो मुझे तो डेल्टा एम निकालना ही पड़ेगा, डेल्टा एम। तो डेल्टा एम क्या हो जाएगा? अच्छा, हीलियम के अंदर कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन हैं? हीलियम के अंदर कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन है? एच एटम बनाने के लिए कितनी ऊर्जा चाहिए? बेटा एच एटम बनाने के लिए कोई ऊर्जा नहीं चाहिए, है ना। एच एटम में क्या, नीचे प्रोटॉन है, बीच में प्रोटॉन, प्रोटॉन के आसपास इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो उसकी बंधन ऊर्जा नहीं होती है ये। हाँ, अगर आप चाहो तो कॉपी में लिख लो, वैसे न्यूमेरिकल में भी हमें काम भी आएगी इस बात, तब आपको समझ में भी आ जाएगा कि हाइड्रोजन एटम बनाने की बंधन ऊर्जा नहीं लगती। क्यों? क्योंकि उसमें कोई न्यूट्रॉन प्रोटॉन आ ही नहीं रहे, एक ही प्रोटॉन है, पहले अकेला घूम रहा था, अब उसके आसपास इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, वही नाभिक है। हाँ, इसमें मेरे पास दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन है, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? मैं करूंगा 2 इंटू प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.0073 प्लस 2 इंटू 1.0087, ठीक है, माइनस क्या ये डेल्टा एम सभी को समझ में आ गया? कैसे निकाला मैंने निकाला यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या इंटू प्रोटॉन का द्रव्यमान, न्यूट्रॉन की संख्या इंटू न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, माइनस नाभिक का द्रव्यमान दिया हुआ है क्वेश्चन में मुझे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा सर? हाँ, करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई करो। देखो आप ऐसा भी कर सकते हो, ये 2 ये भी 2 है, 2 को कॉमन ले लो, इन दोनों को जोड़ दो पहले, तो देखो 1.0073 प्लस 1.0087, ये जोड़ के बताओ कितना आ रहा है? तो ये हो जाएगा सर 0 की घात 1 हो जाएगा 16 0.2। क्या किया मैंने? इन दोनों को ऐड कर दिया, 2 कॉमन ले लिया ताकि थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाए। अब इसमें अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2 18, सॉरी ये हो जाएगा 6 12, ये हो जाएगा 2 3 0 4। देखो सही सॉल्व हुआ है क्या? सॉल्व करो कॉपी पे, पेन चलाओ, बोर्ड में तो ये आएगा। ये तो सबसे आसान न्यूमेरिकल है, बोर्ड में तो खतरनाक वैल्यूज देंगे वो, नीट में इतनी खतरनाक नहीं देते, जिनको बोर्ड एग्जाम देनी हो वो तैयार रहो भैया। तो उसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 0.0305, ये एएमयू में आ गई वैल्यू। ये एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है? 320 में से 15 गए तो 305 बचेंगे, ऐसा समझ लो आप इसे। तो क्या ये ऑप्शन में है? बिल्कुल सही जवाब। नहीं सर, गलत जवाब। क्यों? क्योंकि तूने डेल्टा एम निकाला। भावुक मत हो जाना कि अच्छा ये और ये तो ये है, सेम है, आंसर कर दो। नहीं, यूनिट देख, ये जूल में है। नहीं सर, हमें मेगा, ये तो डेल्टा एम निकाला है हमने यार, हमने ऊर्जा थोड़ी निकाल ली, कोई द्रव्यमान में परिवर्तन निकाला। आधा करके थक मत जाना कि अरे हाँ अब तो मेरा आंसर आ गया। ये यहां पर भी दिया हुआ है, लेकिन ये भी नहीं होगा, ये डेल्टा एम है। तो ऊर्जा का निकालने से क्या, मैंने डेल्टा एम इंटू 931 कर दे तो हो जाएगा
0.0305 इंटू 931। तो देखो ऑब्वियस सी बात है सर, ये वैल्यू कुछ ना कुछ तो आएगी, ये तो नहीं आएगी है। हाँ सर, लगभग इतनी आ जाएगी। आप एक काम करो, इसको 3 से गुणा कर लो, 931 को 3 से गुणा कर लो, ये आंसर आपका आ जाएगा। तो लगभग मान 28.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। ठीक है, क्या कंसेप्ट और न्यूमेरिकल सबको समझ में आ गया पूरा पूरा? क्या ये कंसेप्ट और ये न्यूमेरिकल सबको पूरा पूरा समझ में आ गया? अरे बोल लाला, 2 कहां से आया? कौन है ये? सनी प्रजापति है ना। नाम तो सूरवीर वाला रख रखा है, लेकिन हरकतें बिल्कुल ही भगोड़ों वाली कर रहे हो। कितनी बार बताया मैंने, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हो रही है भाई? तू 12वीं में है कि नहीं? कहीं 8वीं 9वीं कक्षा में तो नहीं है ना। 2 कहां से आया? ये लिखा हुआ है ना, हीलियम में 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है। बोल कर बताया मैंने अभी। ये अब इस साल नीट का फॉर्म नहीं भरना चाहता है। मई में भी ये यही पूछेगा, अप्रैल में भी यही पूछेगा। चलो आगे बढ़ते, और भी कुछ क्वेश्चन करते। हाँ बताओ भाई, ये क्या लिखा हुआ है? 931 मेगा इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के तुल्य द्रव्यमान कितना होगा? जल्दी बताओ। 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के तुल्य द्रव्यमान क्या होगा? बताओ भाई क्या होगा? एकदम आसान सा सवाल। हाँ सर, ये जो होगा ये होगा 1.66 इंटू 10 की पावर -27 किलो। सर ये क्या है? क्या ये और ये एक सेम ही लिखे हुए हैं? क्या दूसरा और तीसरा सेम है? नहीं 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 प्यारे, अगर तुम्हें पॉइंट 1 अंक इधर ले जाना है तो तुम कहां ले जा रहे हो? SP स्टार लगाओ, राइट हैंड साइड लगा रहे हो, ले जा रहे हो तो सर राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो क्या होगा सर? घात कम हो जाएगी। तो यहाँ -28 लिखा हुआ होता तो ये और ये एक बात हो जाती, लेकिन -26 से ओहो बच गए, अलग अलग बातें हैं। हाँ भाई, हाँ ये वाला सवाल करो। हमें बोला है कि लिथियम का 7 और 3, 7 इसका एटॉमिक मास है, 3 इसका एटॉमिक नंबर है। नाभिक का द्रव्यमान इसके सभी न्यूक्लियॉन्स के द्रव्यमान के योग से 0.042 म्यू कम है। बहुत ही आसान सा सवाल। बोला है नाभिक की प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा लगभग कितनी होगी? तो देखो अब इसमें डेल्टा एम निकालना नहीं है, डेल्टा एम दे दिया, कितना भला आदमी है ये। तो यहां पर बंधन ऊर्जा कितनी आएगी? बंधन ऊर्जा, तो बंधन ऊर्जा लिखेंगे सर हम, या डेल्टा ई लिखेंगे, ये हो जाएगा 931 इंटू डेल्टा एम। अभी हमने फॉर्मूला बना लिया, एम यू में दिया हुआ, बिल्कुल सही बात। तो 931 इंटू 0.042 मल्टीप्लाई करेंगे। नहीं लेकिन रुक जाओ, उसने सवाल में पूछा है प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा, प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा मतलब क्या हुआ? ये तो कुल बंधन ऊर्जा निकली है, बिल्कुल सही बात है, ये तो कुल बंधन ऊर्जा निकली है। तो हमें इसमें क्या करना होगा? क्या करना होगा? क्या करना होगा बताओ, क्या करना होगा? सर हमें एक्चुअल में इसमें न्यूक्लियॉन की संख्या से डिवाइड करना होगा। तो हमें यहां पर कुल न्यूक्लियॉन दिए हुए हैं। अच्छा कितने न्यूक्लियॉन है सर? 7 न्यूक्लियॉन से, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या 7 है। तो प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा, बाइंडिंग एनर्जी जो होगी वो जगह 931 इंटू 0.042 डिवाइडेड बाय 7। तो डिवाइडेड बाय 7 तो कितना बन जाएगा? ये कैंसिल आउट हो जाएगा और जगह 931 इंटू 0.006। हाँ भाई करो, कितना आ रहा है ये? मल्टीप्लाई करो, जवाब बताओ। 3 आ रहा है? बिल्कुल सही बात है। 5.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
क्या सभी लोग इस प्रकार के तुच्छ कोटि के न्यूमेरिकल कर सकते हैं? चलिए, हाँ, अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट सी बात, ठीक है, फिर अब इसकी और थ्योरी व्योरी हमारी बची हुई है थोड़ी थोड़ी सी। ये वाला हो जाएगा क्या? चलिए, अब और भी कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें, और भी आप न्यूमेरिकल कर पाओगे, अब आसान है आगे के, लेकिन अब मैं और भी कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें आपको बता देता हूँ, वक्र वगैरह और भी कुछ छोटी छोटी सी बातें हमारी बची हुई बता देता हूँ। अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम, है ना। यहां पर जो हमने ये नाभिक के बारे में बात करी थी, न्यूक्लियस के बारे में बात करी थी, स्टार्टिंग में जहां पर न्यूक्लियस के बारे में बात करी थी, वहीं पर एक दो और इंपॉर्टेंट से पॉइंट्स है यार, ये भी आप लिख लो, है ना। पॉइंट नंबर 4 के बाद में मैं वापस जा रहा हूं, एक पॉइंट हमारा छूट गया, इसमें 5 पॉइंट थे, तो ये वाला पॉइंट हमारा छूट गया, ये वाला एक और पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, फिर उसके बाद में हम वापस से न्यूक्लियन की जो बंधन ऊर्जा कर रहे थे उसके ऊपर वापस जाएंगे, ठीक है। देखिए, तो ये एक और इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है, कहां पे पढ़ा रहा हूं, नाभिक, जहां मैंने स्टार्ट किया था चैप्टर, वहीं पर ही स्टार्टिंग का एक और पॉइंट बता रहा हूं। क्या होता है कि नाभिक में अगर मान के चलो हमारे पास कोई भी एक नाभिक है, तो उसकी जो त्रिज्या होती है, तो नाभिकीय त्रिज्या हम इसे बोल सकते हैं नाभिकीय त्रिज्या। तो नाभिकीय त्रिज्या जो होती है वह समानुपाती होती है a की पावर 1/3 की, है ना। एक छोटा सा पॉइंट हमारा छूट गया था, मतलब r जो होगा वह समानुपाती होगा a की पावर 1/3 के। मतलब कि a क्या होता है, एटॉमिक मास होता है। तो उसमें अगर मान के चलो आपको पता करना है, अगर आप ऐसा क्वेश्चन आए हुए नीट में ना, कि हमारे पास दो नाभिक दिए हुए, एक की त्रिज्या दे दी और दोनों के द्रव्यमान दे दिए, मतलब नाभिकीय द्रव्यमान दे दिए, फिर बोला कि बताओ भैया दूसरे का द्रव्यमान या दूसरे की त्रिज्या कितनी होगी। तो यहां पर हमें यह बात पता होगी कि r बराबर होता है r0 कोई नियतांक होगा a की पावर 1/3 के, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट सी बात है जो हमें पता होना चाहिए। अगर ये बात पता चलती है हमें, है ना, तो अब हम एक और बात बोल सकते हैं जिसे हम बोल देंगे आयतन, अगले पॉइंट के रूप में ही डाल देता हूं। तो ये होगा आयतन। आयतन मतलब क्या होता है, हाँ सर, आयतन मतलब वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होती है सर, वॉल्यूम मतलब होता है v, v होती है 4/3 पाई r क्यूब। ओके सर, तो अगर मैं एक नाभिक का आयतन लिख रहा हूं, तो आयतन लिखूंगा v बराबर होगा 4/3 पाई r की वैल्यू कितनी है सर, r0, a की पावर 1/3 की घात 3। ओके सर, वेरी गुड। तो यहां क्या हो जाएगा, देखो ये होगा, इसमें घात 3 करेंगे तो हो जाएगा 4/3 पाई r0 की घात 3, और ये a बचेगा। क्यों, क्योंकि a की पावर 1/3 और पूरे की पावर 3, तो 3 से 3 घट गया। तो मैं यहां पर एक और इंपॉर्टेंट सी बात कंक्लूड कर सकता हूं कि इसमें आयतन जो होगा v वो समानुपाती होगा a के। आयतन समानुपाती होता है a के, मतलब हमारे पास जो एक नाभिक होता है उसकी त्रिज्या समानुपाती होती है a की पावर 1/3 के, और नाभिक का जो आयतन होता है वो समानुपाती होता है a के। क्लियर है? अच्छा, अब अगर ये भी बात पता चल गई तो एक और इंपॉर्टेंट सी बात जो होता है घनत्व। नाभिक का घनत्व क्या होता है, घनत्व होता है सर द्रव्यमान बटे में आयतन। घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बटे में आयतन होता है। बिल्कुल सही बात सर। द्रव्यमान कितना है सर, इसका द्रव्यमान कितना है, द्रव्यमान जो है वो a है। ओके सर, तो घनत्व जो होगा वो होगा a बटे में आयतन। आयतन जो आया वो भी समानुपाती आया है a के, तो मैं बोल सकता हूं a ने a को मार दिया या 1 आ गया, ये घनत्व जो होगा वह नियत आया सर। इसका मतलब क्या हो गया, रो नॉट की वैल्यू वैसे चिंता मत करो, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, वैसे आप लगभग इसे 10 की घात, अगर नाभिक है तो 10 की घात -15 मान सकते हो। तो ये नियत आया, या मैं लिख सकता हूं ये हो जाएगा समानुपाती होगा a की घात 0 के। 0 घात हो गया मतलब नियत। इसका क्या तात्पर्य है सर जी, इसका एक बहुत ही डीप मीनिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा मीनिंग है। क्या कि अगर मेरे पास कोई भी एक नाभिक होता है तो उसका घनत्व हमेशा नियत होता है। मतलब मेरे पास अगर कोई भी एक नाभिक होगा, कोई भी नाभिक हो इस दुनिया में, मतलब सोडियम हो या यूरेनियम हो,
आयन हो या सल्फर हो, निकल हो या कोबाल्ट हो, जिंक हो या गोल्ड हो, सबका घनत्व जो होता है वो नियत होता है। सबका घनत्व जो होता है वो नियत होता है, सबका घनत्व नियत है। ठीक है, सबका घनत्व नियत होगा। और ये घनत्व जो होता है 10 की घात 17 के ऑर्डर का आता है, 10 की घात 17, है ना। ये घनत्व जो होता है वो ए पर निर्भर नहीं करता है, और यहां पर यह जो वैल्यू आएगी वह वैल्यू जो है वह 10 की घात 17 किलो प्रति मीटर क्यूब आएगी। एम की जगह ए कैसे लिख दिया बेटा? द्रव्यमान क्या है? द्रव्यमान, ये द्रव्यमान है ना, तो द्रव्यमान किससे लिख रहे हैं हम? ए से तो लिख रहे हैं, एटॉमिक मास से तो लिख रहे हैं। ठीक है, मतलब इतने सारे अगर हमारे पास एटम हैं और उन सब में देखा जाए तो घनत्व सबका ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, 10 की घात 17 के ऑर्डर का आता है। मतलब कि अगर मैं कोई भी नाभिक ले लूं इस दुनिया का, उसका घनत्व नियत आया। ठीक है, मतलब भगवान ने रचना जो करी वो कुछ इस प्रकार से रचना करी, कोई छोटा हो बड़ा हो उससे फर्क नहीं पड़ता, सबका घनत्व नियत आया। ठीक है, चलिए। अच्छा, कुछ बच्चे एकदम बिल्कुल रो रहे हैं कि सर आर नॉट क्या होता है? तो आर नॉट की वैल्यू जो होती है वो देखो फर्मी में होगी, और से आप लगभग 1.2 फर्मी के करीब लिख सकते हो। ठीक है, और इसी प्रकार से जो घनत्व होता है, ये घनत्व किसके ऑर्डर का आता है? लगभग ये 2.3 के करीब होता है, लेकिन हम 10 की घात 17 लिख सकते हैं किलो प्रति मीटर क्यूब। मतलब इतना खतरनाक घनत्व है, बहुत खतरनाक घनत्व है ये घनत्व। समझ पा रहे हो आप? बहुत खतरनाक है ये घनत्व। मतलब कि अगर आपके पास 1 मीटर क्यूबिक का द्रव्यमान 10 की घात 17 किलो होगा, मतलब कि ये पृथ्वी के द्रव्यमान के तुल्य होगा। मतलब कि अगर मैं पूरी पृथ्वी को कंप्रेस कर दूं तो भी शायद इतना खतरनाक घनत्व नहीं बन पाए। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा घनत्व है एक नाभिक के अंदर का। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अच्छा, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल जो आ चुके वो मैं 1-2 आपको करवा देता हूं पहले। देखिए, जैसे AIPMT 2012 में न्यूमेरिकल आया था, क्वेश्चन बोला कि हमारे पास 27 मतलब एल्यूमिनियम की नाभिकीय त्रिज्या 3.6 फर्मी है, तो Cu जिसमें 64 उसका द्रव्यमान दिया गया है कि नाभिकीय त्रिज्या फर्मी में लगभग कितनी होगी। हाँ, ये समझ सकते ना, वाटर का जो द्रव्यमान घनत्व 10 की घात 3 होता है और 10 की घात 17 है, बहुत ज्यादा है। हाँ भाई, आंसर बताएंगे कितना आएगा इसका? कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? सर अब हमें पता चला था कि त्रिज्या जो है समानुपाती होती है A⁴ के, मतलब कि R1 बटा R2 बराबर होगा A1 बटा A2 की घात 1/3 के। अच्छा सर, तो A1 कितना है? नाभिक है 27 एल्यूमिनियम का, 64 जो है वो कॉपर का है। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे सर? हम यहां पर लिखेंगे पहले वाले की त्रिज्या जो है वो हमें दी हुई है 3.6, तो 3.6 बटे में R2 की वैल्यू हमें निकालनी है, बराबर होगा A1 होगा 27 बटे में 64 की घात 1/3। हाँ भाई, तो कितना आएगा ये? 3.6 अपॉन में R2 बराबर होगा 27 की वर्गमूल, सॉरी 27 की पावर 1/3 करोगे तो 3 आएगा, और 64 के लिए करोगे तो 4 आ जाएगा। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको डिवाइड कर लो, 3.6 इंटू 4 बढ़े में 3 बराबर हो गया चुकी खचक 1.2। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा सर 4.8 फर्मी। क्लियर है मामला? चलो, वैसे है ना, मजदूरी करने की जरूरत नहीं थी, पहला न्यूमेरिकल का था कर दिया, बाकी क्या ही करते सॉल्व करके। नाभिक बड़ा होगा, त्रिज्या ज्यादा होगी, तो 3.6 से ज्यादा एक ही ऑप्शन 4.8 हो गया, खत्म, है ना। तो इस प्रकार का चुटकू सा SP स्टार भी आप लगा सकते थे। चलिए और भी कुछ सवाल करते हैं इस पे, सवाल मिल जाए। हाँ चलिए, 2007 में भी ऐसा सवाल आया था, अभी लेटेस्ट में 2021-22 में भी सवाल आया हुआ है, तो जल्दी से कर दो। ये ऐसे ही आसान सवाल ही आता है, इसका आंसर बताओ कितना आएगा?
कृपया 10 मिनट पहले सर प्लीज 10 मिनट, हाँ 10 मिनट पहले नहीं, मैं 20 मिनट पहले क्लास खत्म कर दूंगा। मैं 1:40 तक पढ़ाऊंगा, 1:40 1:45 के बीच में मैं खत्म कर दूंगा। मतलब मेरे को बस एक और इंपॉर्टेंट सी बात बतानी है आपको, उस पर कुछ न्यूमेरिकल रहेंगे, बाकी फिर हम अगली क्लास में ही पढ़ेंगे ना, एक साथ इतना इकट्ठा नहीं खाएंगे हम, चिंता ना करो। हाँ पेट में गड़बड़ हो जाएगी। आ गया सभी का भी आ रहा है क्या? क्या बोलती है जनता, है ना? सेम ही सवाल हो गया सर, बस यहां पर 4 से गुणा किया था अभी हमने 4 से गुणा किया था, 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो बिल्कुल सही बात है, 6 फर्मी आ जाएगा। सभी का आ रहा है? सॉल्व तो नहीं करना इसे। चलो देखो, अब हमें क्या पढ़ना है, ये हमने सारी बातें खत्म कर ली। अब जो हम नाभिक की अभिक्रिया की बात कर रहे थे, या जो हमने बंधन ऊर्जा की बात करी, उसके ऊपर कुछ और इंपॉर्टेंट सी बातें समझना होगी। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट सी बातें समझना होगी ना? देखो, ये एक्चुअल में हम स्टेबिलिटी के ऊपर चर्चा करना चाह रहे हैं। मैं आपको कुछ और थियोरेटिकल बातें बता रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे, है ना? फिर उससे अलग ग्राफ भी समझेंगे हम, ये ग्राफ क्या है, एनसीईआरटी में क्या बनाया गया है ये। तो देखिए, स्टेबिलिटी के ऊपर कुछ बातें करना होगी। स्टेबिलिटी मतलब क्या होता है कि कौन कितना ज्यादा स्टेबल है। अब आपने ऐसा केमिस्ट्री में पढ़ा होगा या छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि सर हमारे पास हाइड्रोजन के 2 नाभिक मिलकर एक हीलियम का नाभिक बना रहे हैं सूर्य के अंदर, या नहीं आया बेटा, उसमें 5 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, 125 की घात 1/3 करेगा तो 5 आ गया, इसलिए 5 से गुणा कर ले। एक बार कॉपी पे पेन चला, आएगा, चिंता ना कर, इतना भी गधा नहीं है तू, है ना? अगर आपको लगता है कि नहीं बन रहा तो खुद पे कॉन्फिडेंस रखो, इतने भी मूर्ख नहीं हो तुम, हो थोड़े लेकिन इतने भी नहीं हो, ये आ जाएगा। ठीक है, आएगा, एक और बार ट्राई करो। चलिए, स्टेबिलिटी क्या होती है? स्टेबिलिटी क्या होती है? स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें, या अगर हम समझे कि अगर कोई भी नाभिक जो है वो कितना ज्यादा स्टेबल होगा, तो देखो हमें पता है कि जिसके पास ऊर्जा सबसे कम होती है, अब ध्यान सुना इस मेरी बात को, जिसके पास ऊर्जा कम होती है, तो ऊर्जा जितनी कम होती है स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होती है। क्या ये बात मैंने सही बोली? केमिस्ट्री में भी पढ़ा था आपने क्या कि सर स्टेबिलिटी जो होती है वह स्टेबिलिटी जो होती है वो व्यक्रमानुपाती होती है ऊर्जा के, कि जिसके पास जितनी कम ऊर्जा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। क्लियर है मामला? अच्छा, तो अब सर इन सब में बंधन ऊर्जा का क्या चक्कर है, ये समझना है अब हमको, है ना? इन सब में बंधन ऊर्जा का क्या संबंध है? तो अब यहां पर बंधन ऊर्जा क्या थी? सर बंधन ऊर्जा थी कि अगर मेरे पास नाभिक की रचना हुई तो नाभिक की रचना हुई तो वो जो ऊर्जा मुक्त कर देगा, उस ऊर्जा को हमने बंधन ऊर्जा बोला था। ठीक है, अच्छा, अब ये बता कि अगर कोई नाभिक बन रहा है तो अगर ज्यादा ऊर्जा दे रहा है तो उसके पास बची कम या ज्यादा? नहीं सर मेरे को तो नहीं आया। अच्छा चल ऐसा समझ, मान के चलो मैंने तुम्हें दिए 500 रुपए। कितने रुपए? 500 रुपए। तो क्या होगा? 500 रुपए क्या होगा? सर 500 रुपए मिले तो हमारे दिल में खलबली मची रहेगी कि अब इन 500 रुपए से हम क्या क्या कर सकते हैं। इस 500 रुपए से हम क्या क्या कर सकते हैं? मन में आएगा पिज्जा खा सकते हैं, फिर मन में आएगा कि थोड़े से बचा भी सकते हैं, फिर मन में आएगा कि यार मेले में जाएंगे, फिर मन में आएगा कि सर 500 रुपए से तो हम और भी कुछ कर सकते हैं। मतलब इस प्रकार की बातें मन में आती रहेगी। ठीक है, हाँ 500 रुपए से रिचार्ज करवाएंगे, हाँ गिफ्ट लेके जाएंगे, बहुत ही बढ़िया, है ना? तो जितने ज्यादा पैसे रहेंगे उतनी ज्यादा खलबली मची रहेगी। ऐसा सुना होगा ना तुमने कि गरीब को झोपड़ी के अंदर भी चैन की नींद आ जाती है, लेकिन अमीर को बड़े से महल में एसी चालू करके भी चैन की नींद कभी नहीं आती। क्यों? क्योंकि
जितना ज्यादा भी पैसा होगा तुम्हारे पास उतनी ज्यादा खलबली मची रहेगी, मतलब तुम्हारे पास एनर्जी ज्यादा है तो तुम्हारी स्टेबिलिटी कम हो गई है ना। यहां पर तुम्हारे पास एनर्जी, अगर एनर्जी ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी अपने आप कम हो जाएगी। लेकिन फिर मान के चलो सर जी टेलीग्राम में एक लड़का आपका मोबाइल नंबर 500 रुपए में दे रहा है, ले लूं? कौन है ये लड़का? कौन है पहले तो ये बताओ, कौन ये कमाई कर रहा है 500 रुपए की? बढ़िया है, और मुझे कमीशन भी नहीं मिल रहा है ना ऐसे ही। अच्छा हाँ, एक और बात मैं तुम लोगों को बता दूं है ना, अब जैसे दिसंबर आ गया ना, तो दिसंबर जनवरी फरवरी में क्या होता है कि हो सकता है कि आप लोगों को कुछ लोग इधर उधर वाले टेलीग्राम पर या इंस्टाग्राम पर या कहीं कहीं कुछ लोग आपको फोन लगाए, मैसेज करे, बोले आप हमसे कुछ खरीद लो, आप हमसे टेस्ट सीरीज खरीद लो, या आप हमसे गाइडेंस खरीद लो, है ना। या कुछ लोग, जैसे पिछले साल भी हुआ था ये, है ना, तो कुछ लोग, कुछ एक दो कंपनी है, वो लोग बच्चों को फोन लगा के बोल रहे थे कि यार हम लोग जो है ना आपको जो टॉपर्स है उनका गाइडेंस प्रोवाइड करवाएंगे, हमारे जिन भी बच्चों ने गाइडेंस लिया है वो बच्चे सारे क्वालिफाई कर जाते हैं, वो सब आपके मार्क्स पूछेंगे अभी टेस्ट में कितने मार्क्स आ रहे, तो आप बोलोगे मेरे तो 350-400 नंबर आ रहे, फिर आपको डरा देंगे, उस 350-400 नंबर से तो कुछ नहीं होगा, पागल है क्या? बोले अरे बेटा तुम्हारा तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, फिर तो ऐसे, फिर तुम डर जाओगे कि अरे यार मेरा तो सिलेक्शन नहीं हो रहा। तो बोले तुम कहां से पढ़ते हो? तो तुम बोलोगे कि हम तो डाउटनेट से पढ़ते हैं, या हम कहीं और से पढ़ते हैं, या कहीं ऑनलाइन से पढ़ रहे हो, कहीं ऑफलाइन से पढ़ रहे हो। तो फिर तुम्हें अजीब अजीब शब्द बोले जाएंगे, तुम बोले जाएंगे क्या तुम्हारे पास टॉपर्स के नोट्स है? तुम बोलोगे नहीं है। फिर तुम्हें बोले जाएंगे क्या तुम्हारे पास क्विक रिवीजन के शॉर्ट नोट्स है? तुम बोलोगे नहीं है। तुम्हें बोला जाएगा कि क्या तुम्हारे पास ऐसी पीडीएफ है जिसमें 10,000 क्वेश्चन है और पूरा नीट का पेपर उसी पीडीएफ से आता है? तुम बोलोगे नहीं है। तुम्हारा डर बढ़ता जाएगा। फिर बोलेंगे क्या तुम्हारे पास कोई मेंटर है? तुम बोलोगे नहीं है। फिर तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे पास जिंदगी में कुछ भी नहीं है, तुम तो बिल्कुल ही बिना काम के हो। ठीक है, तुम्हें बोलेंगे तुम्हें उधर के नोट्स चाहिए क्या? 5 महीने में ऐसे नोट्स देंगे, 4 महीने में ऐसे नोट्स देंगे, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। 400 नंबर, 350-400 नंबर से तो बेटा तुझे भी पता है कि तेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तो तेरे को कम से कम 600 नंबर लाने पड़ेंगे। तो तू हमारे पास आ, हम तेरे को ऐसा कुछ देंगे जिससे तेरे 200 नंबर बढ़ जाएंगे, है ना। तो अगर ऐसा भी बोलेंगे कि मेरे पास पार सर का या मेरा या कामेश सर का पर्सनल कांटेक्ट, हम तुम्हारे उनसे तुम्हारी पर्सनल जूम पे बात करवाएंगे। तो अगर ऐसी बातें बोली जा रही है तो वो सब कुछ मामला गड़बड़ है ना। किसी को भी 1 रुपए भी देने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि तुमने अगर यहां पर लिया हुआ है तो तुम्हारा कोर्स है, हम रहे ना रहे तुम्हारा कोर्स कंप्लीट होगा, मतलब हम हैं यहां पर तो तुम्हारा कोर्स कंप्लीट हो रहा है, कोर्स का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और इसी में सब कुछ टेस्ट सीरीज वगैरह भी तुम्हारी करवाई जाएगी, और टेस्ट तो तुम्हारे रेगुलर होते रहते हैं, तो तुम्हें है ना इन सब झमेलों में पड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इन सब से केवल तुम्हारा समय ही बर्बाद किया जाएगा, और उसके बाद में तुम्हें बहकाया जाएगा। क्योंकि देखो इस दुनिया में अगर तुम्हें कोई भी चीज बेची जा रही है, ये बात एक बहुत पते की बात बोल रहा हूं, है ना, कि अगर तुम्हें सामने वाला कोई भी चीज बेच रहा है, जिंदगी में आगे जाओगे। मैं नीट की बात नहीं, आगे चल के पैसा भी कमाओगे, जिंदगी में और भी आगे बढ़ोगे, है ना। और वो अगर किसी दुकान पे जाओगे तो वो तुम्हें अगर कुछ चीज बेच रहा है तो बस 2 चीजों का ध्यान रखना, क्या वो तुम्हें ये बोल के या ये डरा कर तो नहीं बेच रहा, क्या वो तुम्हारे अंदर जो डर छुपा हुआ है उसका इस्तेमाल करके तो कुछ चीज बेच नहीं रहा। दूसरी बात, क्या वो तुम्हें ये बोल के कोई सा भी सामान बेच रहा है कि तुम दूसरों से बेहतर बन जाओगे। अगर ये दोनों चीजें कर अगर तुम्हें कोई भी इंसान कोई भी चीज बेच रहा है इस दुनिया में, तो समझ लेना कि उसमें मामला गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। 100% मामला गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि इंसान से अगर पैसा निकालना है जेब से तो 2 सबसे आसान से तरीके, एक उसके अंदर जो डर छुपा हुआ है उस पे खेलो, और दूसरी बात यह है कि अगर वो इंसान दूसरों से आगे बढ़ना चाहता है तो
लालच दो कि अगर तू ऐसा कर लेगा तो तू उससे बेहतर बन जाएगा। ठीक है, तो बस ये दोनों चीजें ध्यान रखना। हाँ भाई, तो हम बोल रहे थे तुम्हारे पास 500 रुपए है, तो 500 रुपए तो क्या होगा, मन में खलबली मची रहेगी, तो खलबली मची रहेगी तो उससे स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। अब मान के चलो कि अगर तुमने वो 500 रुपए, तुम्हें हैप्पी न्यू ईयर का गिफ्ट लेना था, ठीक है, तुमने गिफ्ट ले लिया, तुमने पिज्जा खा लिया, अब तुम्हारे पास बचे 400 रुपए। अच्छा, तो पिज्जा भी खा लिया, बचे 300 रुपए, तो 300 रुपए बचे तो क्या होगा, 300 रुपए बचे, 300 रुपए बचे मतलब तुम्हारे मन में अब वो उतनी खलबली नहीं मची है, लेकिन सर थोड़ा पैसा चले गया, मन में थोड़ी सी शांति आ गई है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मान के जो थोड़े समय में तुमने 200 रुपए और खर्च कर दिए तो अब 100 रुपए बचे, तो जितने ज्यादा पैसा खर्चा कर दोगे 500 रुपए में से उतनी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। मतलब तुम्हारे पास बचेंगे कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा आएगी, स्टेबिलिटी ज्यादा आएगी। या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं क्या कि तुम जितना ज्यादा खर्चा कर दोगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी आ जाएगी। 150 का पिज्जा खाएंगे, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल 150 का पिज्जा खा लेना। तो अगर 500 रुपए में से जितना ज्यादा पैसा देते जाओगे, जितना ज्यादा पैसा देते जाओगे उतना कम पैसा बचेगा और स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, तो 3 चीजें होगी, एक स्टेबिलिटी होगी, एक एनर्जी होगी, और एक कितना खर्च कर दिया, कितना पैसा खर्च कर दिया। तो जो खर्च कर दिया वो खर्च करी हुई चीज को क्या बोलेंगे, वो खर्च करी हुई चीज को हम बंधन ऊर्जा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बंधन ऊर्जा या बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी मतलब ये हुई बात कि अगर मान के चलो हमारे पास कोई भी नाभिक है या कोई भी नाभिक की रचना होती है, तो जितनी ज्यादा बंधन ऊर्जा होगी उसके पास उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी उसके पास। बंधन ऊर्जा क्या है, जो एनर्जी खो दी, तो जो जितनी ज्यादा ऊर्जा मुक्त कर देगा इस दुनिया में नाभिक रचना में, मतलब कि उसकी बाइंडिंग एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, मतलब उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी और खुद के पास ऊर्जा कम होगी। क्या ये बात सबको बहुत जोरों से समझ में आ गई? क्या ये बात सभी को बहुत जोरों से समझ में आ गई? क्लियर है मामला? हमारे यहां फ्राइडे को 99 में 2 पिज्जा का ऑफर चल रहा है, बहुत ही बढ़िया। तो तुम 99 वाला खा लेना, 2 पिज्जा खा लेना, दूसरा किसको खिलाओगे? चलो, तो ये कुछ बेसिक सी बातें हमें पता होना चाहिए। मतलब कि अगर मान के चलो जिसके पास बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी और उतनी कम ऊर्जा होगी। ओके सर, अच्छा, तो अब हमारे पास कोई भी जब नाभिक बनता है तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी प्रति न्यूक्लियॉन का अगर हम ग्राफ बनाए, बाइंडिंग एनर्जी प्रति न्यूक्लियॉन का ग्राफ बनाए, प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा, बाइंडिंग एनर्जी प्रति न्यूक्लियॉन का ग्राफ बनाए द्रव्यमान संख्या के साथ, तो वो कुछ ऐसा बनता है। देखो, हाँ, ये नीचे से जाएगा, फिर ऊपर बढ़ेगा, फिर नीचे आया, फिर ऊपर नीचे, हल्का सा ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, फिर इस प्रकार से ग्राफ बना। ये ग्राफ क्या बता रहा है? ये ग्राफ क्या बता रहा है? ये ग्राफ बता रहा है, ये ग्राफ ये बता रहा है कि एक्चुअल में देखो, अब हमें पता है कि बाइंडिंग एनर्जी प्रति न्यूक्लियॉन जिसकी जितनी ज्यादा होगी, बाइंडिंग एनर्जी प्रति न्यूक्लियॉन जिसकी ज्यादा होगी वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। वो क्या होगा? उतना ज्यादा स्टेबल होगा। बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा। तो ये वाला ग्राफ यही वाली बात बता रहा है कि देखो, यहां पर कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर, आयन इस दुनिया में सबसे ज्यादा स्टेबल नाभिक या जिसकी बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन सबसे ज्यादा है वो आयन होता है, वो लोहा होता है ना, लोहा। 8.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब इसकी बंधन ऊर्जा होती है प्रति न्यूक्लियॉन आयन की, जो सबसे ज्यादा होती है। और इससे जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, नाभिक बड़े होते जाएंगे, तो उसमें बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन कम होती जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से अगर बहुत छोटे नाभिक भी होंगे तो उनकी बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन कम होगी। अब अगर आप पीरियोडिक टेबल देखो तो वो नाभिक है ना, वो नाभिक जैसे हीलियम, कार्बन, ऑक्सीजन या जो इनर्ट गैस है, जो इनर्ट गैस के करीब है,
उनकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये ग्राफ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला ग्राफ ऐसा कैसा हमें पता होना चाहिए, क्या कि आयन की सबसे ज्यादा होगी और उससे जैसे भारी होते जाएंगे तो वो बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन कम होती जाएगी। अब अगर कोई भी नाभिकीय अभिक्रिया हो रही है, कोई भी नाभिकीय अभिक्रिया हो रही है, तो वह नाभिक जो है वो टूटकर कोई दूसरे नाभिक बनाएगा या जुड़कर कोई बड़ा नाभिक बनाएगा। वो कब होगा? वो होगा इस ग्राफ की वजह से, इस ग्राफ की वजह से, है ना। कभी भी देख, अगर मान के चल कि मेरे पास कोई भी एक न्यूक्लियस है या कोई भी एक न्यूक्लिया है, वो नाभिक या वो न्यूक्लियस क्या कभी जिसकी बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन ऑलरेडी ज्यादा है वो कम बंधन ऊर्जा में जाना चाहेगा? नहीं सर, बंधन ऊर्जा ज्यादा मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा, तो कोई अपनी स्टेबिलिटी कम नहीं करेगा इस दुनिया में कभी भी। तो जब भी एक नाभिक टूटेगा तो कभी भी आयन टूटकर कुछ नहीं बना सकता, लेकिन यूरेनियम जो होगा वो टूटकर दो छोटे नाभिक बना सकता है जिनकी बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन ज्यादा है। या हीलियम, जैसे मान के चल ये हाइड्रोजन है या ड्यूटेरियम है, ट्यूटेरियम है, तो ये मिलकर या जुड़कर ऐसे नाभिक बनाएंगे जिसकी बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन ज्यादा है। तो हर कोई जो है अपनी बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन बढ़ाना चाहता है और अपनी स्टेबिलिटी बढ़ाना चाहता है। क्लियर है मामला? क्या ये इंपॉर्टेंट सी बात समझ में आ गई सभी को? तो इस ग्राफ की मदद से आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कौन सी नाभिकीय अभिक्रिया संभव होगी, कौन सी नाभिकीय अभिक्रिया संभव होगी, कौन सी नाभिकीय अभिक्रिया संभव नहीं होगी। तो कैसे पूछा जाएगा सर क्वेश्चन? जैसे देखो, आपको क्वेश्चन में बोला कि यार यहां पर मेरे पास ये ऐसे कुछ ग्राफ बना देंगे, ठीक है। अब आपको बोला गया यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स दे देंगे, यहाँ पर क्या, यहाँ पर इनका द्रव्यमान संख्या, यहाँ पर बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन है। तो यहां बोला ये कुछ ए हो गया, ये कुछ बी हो गया, ये कुछ सी हो गया, यहां पर कुछ डी हो गया, यहां पर ई हो गया, यहां पर एफ हो गया, यहां पर एफ आई हो गया, ऐसा कुछ नाभिक बोल दिए ABCD EF G फिर बोल रहे हैं कि क्या ऐसा संभव है कि ई वाला नाभिक जो है वो टूट कर 2D बना दे? क्या यह संभव है? क्या यह संभव है? फिर बोलेंगे आई वाला नाभिक जो है वो टूटा है एफ और ई बनाने में। देख, पहले तो कॉमन सेंस की बात कि सर अगर टूटा है तो उसका द्रव्यमान तो कम होगा, तो इधर द्रव्यमान कम है लेकिन बंधन ऊर्जा ज्यादा है, तो क्या पॉसिबल होगा? तो इसमें पहली वाली बात जो है सर वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ई की बंधन ऊर्जा सबसे ज्यादा, वो टूट कर कभी 2D बनाने वाला नहीं है। आई जो है हाँ सर वो टूट कर दो छोटे नाभिक बना रहे कि उनकी बंधन ऊर्जा ज्यादा है, तो ये पॉसिबल है। क्लियर है मामला? इसी प्रकार से अगर हमें बोला गया कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि ए जो है वह ए प्लस बी मिलकर सी बना दे? क्या ऐसा पॉसिबल है? ए प्लस बी मिलकर सी बना दे, मतलब दो छोटे छोटे मिलकर एक बड़ा नाभिक बना दे, दो छोटे छोटे मिलकर एक बड़ा नाभिक बना दे। क्या ऐसा पॉसिबल है? आप हमारा कमेंट नहीं देख रहे हैं। नहीं प्रियंका बेटा, आपका कमेंट देख रहे हैं हम बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल सही बात सर। तो ये पॉसिबल है क्या? बिल्कुल सर ये पॉसिबल है। क्यों? कि दो छोटे मिलकर एक बड़ा बना रहे हैं, है ना, और जो बड़ा बना उसकी बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन ज्यादा भी है। अब ऐसे बहुत सारे सवाल बनाए जा सकते हैं आपके लिए ना। क्या ऐसा पॉसिबल है कि बी 2B मिलकर C बन जाए? 2B मिलकर या 2B वाले नाभिक आए वो मिलकर एक C बना दे? बिल्कुल सर ये पॉसिबल है। ऐसी बहुत सारी बातें जो होगी वो पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, क्या ये बात सभी को समझ में आ गई? चलिए, तो अभी की क्लास हम इतनी रखते। हमने नाभिक के बंधन ऊर्जा वगैरह पे भी चर्चा कर लिया। अब मैं आपको बताऊंगा एक नाभिकीय अभिक्रिया के लिए ये बातें ध्यान रखना। अभी थोड़ी देर में हम फिर से मिलेंगे, बीच में बायो में खो मत जाना, है ना, कि भैया बायो या केमिस्ट्री बढ़ लिया तो बिल्कुल डूब गए हम, है ना। डूबना नहीं है, ये बातें याद रखना। हम फिर मिलेंगे थोड़ी देर में और उसमें फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये नाभिकीय अभिक्रिया के लिए बंधन ऊर्जा की इक्वेशन कैसे लिखते, उस पर क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद में हम रेडियो सक्रियता पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो अभी की क्लास हम इतनी ही रखते हैं। अगली क्लास में डी टूटकर 2C बना सकता है क्या? डी टूटकर 2C बना नहीं टूटेगा बेटा। क्या एक बच्चा बोल रहा है सर क्या डी टूटकर 2C बना सकता है? बताओ भाई सभी,
डी टूटकर 2C बना सकता है क्या? नहीं सर, डी की ऊर्जा ऑलरेडी ज्यादा है, वो कम ऊर्जा में नहीं टूटने वाला है। हाँ, रेडियो एक्टिविटी हट गया, लेकिन हमें अल्फा बीटा डीके तो पढ़ना होगा, वो वाली बातें मैं आपको बताऊंगा। चलिए, तो जितना पढ़ा एक बार रिवाइज कर लेना। अब मिलते हैं हम फिर से 4 बजे। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।